बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप सब अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे और यकीनन आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, वो मैं अभी इशाल के साथ शेयर कर रहा था। आप लोगों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो हम सब ये बात जानते हैं कि जी जल्दी सो जाना चाहिए, जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। जब हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की बात कर रहे होते हैं, साथ ही अब अमरीकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक अगर आप जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं और इस आदत को अपना लेते हैं तो आपका डिप्रेशन में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं, जो ख़तरात हैं, वो 23% तक कम हो जाते हैं। ज़बरदस्त। मतलब आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, आपकी बहुत सारी टेंशनें वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। हाँ जी, आपको डिप्रेशन में मुब्तला होने के जो ख़तरात हैं वो कम हो जाएंगे। उसका जो ताल्लुक़ है वो डिप्रेशन से जोड़ा गया और साथ जब किया गया तकरीबन 85 लाख लोगों की नींद के नमूने हासिल किए गए और फिर उसके बाद उनके ऊपर रिसर्च की गई और ये फाइंडिंग्स उनकी हैं कि वो लोग जो दिन के औकात में, जो हम कहते हैं कि 7 से 8 घंटे की नींद ले लेनी चाहिए, ले रहे थे, वो उन लोगों को शामिल किया गया जो दिन के औकात में 7 से 8 घंटे सोते थे। और फिर उन लोगों को लिया गया जो 5 से 6 घंटे या 7 घंटे रात की नींद ले रहे होते थे। तो वो जो रात की नींद ले रहे होते थे, सुबह जल्दी उठ रहे होते थे और नींद कम ले रहे होते थे, उनके रिजल्ट्स बाकी लोगों से बेहतर हैं जो सुबह के औकात में 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे थे। बेशक आप रात को मतलब लेट सो जाएं, लेकिन आपको अर्ली उठना है। अर्ली उठना चाहिए, कम सो जाएं, लेकिन आपको सोना तो 6 से 8 घंटे ही चाहिए। लेकिन फिर भी आपके जो डिप्रेशन में मुब्तला होने के जो चांसेस हैं, जो खतरात हैं, वो कम हो जाते हैं। तो इतना फ़ायदा है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं तो आपकी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मरतब होते हैं। लेकिन हम लोगों की काम इस तरह के हैं, ड्यूटी आवर्स इस तरह के होते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट नाइट तक जाग रहे होते हैं, फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो नाइट शिफ्ट्स कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो हमजा शेयर कर रहे हैं, जिनका इख्तियार है और जिनकी ड्यूटीज़ इस तरह की हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग उठ सकते हैं, उनको मेरे ख्याल में अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए। 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, आप जल्दी सो जाएँ। लेकिन अगर आप नहीं भी जल्दी सो पाते तो आप 6 घंटे 5 घंटे के बाद आप अर्ली मॉर्निंग उठें ताकि आप फ्रेश रह सकें। और जिस तरह हमजा बता रहे हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी एग्जाइटी या टेंशन या डिप्रेशन जो है वो उसके चांसेस कम होंगे, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसी है। तो अब हमने कोशिश करनी है कि हम जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें ताकि जो हम डिप्रेशन में हम मुब्तला होते जा रहे हैं ना, हमें पता है कि डिप्रेशन के केसेस भी अब ज़्यादा आ रहे हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझे डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं लोग। तो फिर उससे 23% तक जो है चांसेस कम हो जाएंगे, खतरात कम हो जाएंगे। तो बेहतर है कि हम एक मामूली सी तब्दीली करके देखें, शायद वैसे ही हालात कुछ बेहतर हो जाए। चले जी, कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं, जिसके जो यौमिया केसेज हैं बतदरीज कम हो रहे हैं और तकरीबन 4 माह बाद मुस्बत केसेज की शरह 3% से कम हो चुकी है। हमने गुज़श्ता रोज़ भी देखा था और अगर गुज़श्ता 24 घंटों की बात कर ली जाए तो 2.54% जो है NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह। बिल्कुल ऐसे ही। NCOC ने मुल्क भर में आलमी वबा की सूरत हाल में कमी पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है और वफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों और वफाकी आकाइयों को फराहमी भी शुरू कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस हवाले से कहना था कि फाइजर वैक्सीन सिर्फ कमज़ोर कुव्वत मुदाफ़त वाले अफराद को लगाई जाएगी। हाँ जी, और जबकि वफाकी मुलाज़मीन और उनके अहल खाना की फ़ौरी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए भी उन्होंने हिदायत जारी कर दी हैं। जहाँ हुकूमत शहरियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीनेशन से मुताल्लिक आगाही फैलाने की कोशिश कर रही है, वहीं आदाद शुमार के मुताबिक 2 फरवरी से शुरू होने वाली वैक्सीनेशन मुहिम में अब तक 3 लाख अफराद ऐसे हैं जो पहली डोज लगवाने के बाद दूसरी डोज लगवाने के लिए वापस नहीं आए हैं। मतलब पहली डोज उन्होंने लगवाई, फिर उनकी ड्यू डेट जो भी होगी, मतलब 22 होगी अगर आपने साइनोफार्म लगाई है, 22 दिनों बाद आपको लगनी थी, और 28 दिनों बाद लगनी थी अगर आपने लगवाई है वो साइनोवैक लगवाई है, लेकिन वो लोग वापस ही नहीं आए। मतलब बहुत ही केयरलेस हैं लोग जिन्होंने पहली डोज़ लगवाई और फिर उसकी दूसरी डोज़ लगवाने के लिए नहीं गए हैं। उधर लाहौर के अगर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की बात करें तो पाकिस्तान का पहला ड्राइव थ्रू कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह DC लाहौर मुदस्सिर
रियाज ने किया है। फिर ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर के क़याम के बाद अब शहरी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीन लगवा सकेंगे। हमने पहले देखा था जब टेस्टिंग स्टार्ट हुई थी तो एक टेस्ट करवाने के लिए भी टेस्ट ड्राइव जो है वो शुरू कर दी गई थी। गाड़ी में बैठे बैठे आप जाते थे और टेस्ट जो है वो आपका कलेक्ट कर लिया जाता था सैंपल, और अब वैक्सीनेट भी आप गाड़ी में बैठे बैठे हो सकेंगे। और 2 हफ्तों के लिए कायम इस सेंटर पर शहरियों की बड़ी तादाद ने वैक्सीन लगवाई है और ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर में 4 बूथ बनाए गए हैं और ये सेंटर रोज़ाना रात 8 बजे से 2 बजे तक खुला रहेगा। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं कि ये फ़ैसला आखिर क्यों किया, इसका फ़ायदा कितना हो रहा है और इसको क्या आगे मज़ीद कई शहरों तक जो है फैलाया जा सकता है। हमारे साथ DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक साहब मौजूद हैं। DC साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन से कितने अफराद रोज़ाना मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, मकसद क्या है इसको लगाने का? देखिए, ड्राइव थ्रू जो वैक्सीनेशन सेंटर है ये हमने ऑपरेशनल किया और इसका मकसद यही था कि लोगों को फैसिलिटेशन के लिए एक लेवल अप किया जाए उनके लिए। अच्छा। पहले आपको पता है कि हमने स्टैटिक सेंटर्स डेवलप किए, उसके बाद हम सेक्टोरल अप्रोच में एक्सपेंशन की हमने और हम लोगों की रीच आउट किया उनको, उनकी फैक्ट्रीज़ में, उनकी फैसिलिटीज़ में। ड्राइव थ्रू जो है ये बेसिकली मैक्सिमम फैसिलिटेशन का लेवल है जिसमें लोग जो है वो अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के ही वैक्सीनेट करवा सकते हैं। सो हमने ये कज़ाफ़ी स्टेडियम पे लगाया जो रात 8 बजे से रात 2 बजे तक रहेगा और सैटरडे संडेज़ को हम इसे 5 बजे से रात 2 बजे तक चलाएंगे। कल हमने थोड़ी देर के लिए चलाया था इसको और उसके दौरान तकरीबन 700 से 800 लोग वैक्सीनेट हुए। आज रश हमें एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा होगा। सो ये बेसिकली जितने भी सेंटर्स बन रहे हैं ड्राइव थ्रू समेत, उसका मकसद यही है कि हम कोशिश ये कर रहे हैं गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कि लोगों को एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल वैक्सीनेट किया जाए ताकि जो हमने अपने लिए टारगेट सेट किया है लाहौर के लिए कि हम 5 से 6 महीने में लाहौर को करना चाहते हैं, हम लाहौर को ओपन कर सकें। अच्छा DC साहब, इसका नाम रखा गया है ड्राइव थ्रू, क्या इसमें साइकिल और मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो भी, उनको भी अकोमोडेट किया जाएगा या फिर सिर्फ गाड़ियों पर जो आने वाले लोग होंगे उन्हें वैक्सीनेट किया जा सकेगा? देखिए, ड्राइव थ्रू जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये व्हीकल्स का कॉन्सेप्ट है। इट इज़ रिलेटेड टू 4 व्हील फैसिलिटी, सो ड्राइविंग फैसिलिटी जिसमें लोग गाड़ी पर आकर अपने आप को वैक्सीनेट कर सकते हैं। बाकी सेंटर्स के ऊपर ऑब्वियसली आपको पता है उसके करीब भी सेंटर्स मौजूद है। UCH बहुत करीब सेंटर है, वहाँ पर आप जाकर स्टैटिक कर सकते हैं। अगर हम मिक्स करेंगे तो हमारे लिए इशू होगा। इशू इसलिए होगा कि हमने लेन्स जो डेवलप की हैं वो गाड़ियों के अतबार से की हैं और अगर साइकिल्स मोटर बाइक्स आएंगे तो हमारे लिए मसला बनेगा। बाकी जो जितने भी लोग हैं उनके लिए 48 सेंटर्स हमने टोटल मुख्तलिफ जगहों पर बनाए हुए हैं, वो लोग वहाँ पर जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई गाड़ी में आना चाहता है, व्हीकल में आना चाहता है तो और वो गाड़ी से बाहर नहीं जाना चाहता, बुजुर्ग होते हैं, तो वो ऑब्वियसली गाड़ी में यहाँ पर वैक्सीन लगवा सकता है। अच्छा DC साहब, ये भी बताइएगा क्या लाहौर में ऐसे मजीद जो ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उनको खोलने के ऊपर भी बातचीत हो रही है, कोई प्लान है या फिर सिर्फ यही होगा कुछ अरसे के लिए खुला रहेगा उसके बाद इसके भी बंद कर दिया जाएगा? जी, हमने बिल्कुल हमने एक और सेंटर को भी कंसीव किया हुआ है जो कि अब हम DHA वाले एरिया में लगाएंगे और कीपिंग इन व्यू इसकी क्या इसका स्ट्रेंथ है और किस तरीके से ये कामयाब होता है, सक्सेस को देखते हुए हम और भी फैसला करेंगे। लेकिन ड्राइव थ्रू कॉन्सेप्ट क्योंकि नया है, पाकिस्तान का ये पहला ड्राइव थ्रू सेंटर है और इस किस्म की फैसिलिटी प्रॉब्ली साउथ एशिया में या रीजन के अंदर यू वोंट बी फाइंडिंग एनी सच फैसिलिटी लाइक दिस। सो ये एक अपना नॉवल कॉन्सेप्ट था। अगर ये होपफुली कामयाब होता है तो हम इसको बाकी जगहों पे भी लेकर जाएंगे। नेक्स्ट वीक हम कोशिश करेंगे इसको DHA या कैटवल एरिया में लगाएं, फिर नेक्स्ट में सिटी में लगाएं। अच्छा। लेकिन अल्टीमेटली ये डिपेंड करता है कि लोग कितने अट्रैक्ट होते हैं। मकसद तो ऑब्जेक्टिव वही है कि मैक्सिमम लोग वैक्सीनेट करना ताकि लाहौर को ओपन किया जा सके। ठीक हो गया। अच्छा DC साहब, लाहौर में इस वक्त कितने वैक्सीनेशन सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और मुस्तकबिल करीब में कितने मजीद वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे? देखिए, हमारे तकरीबन जो 9 सेंटर हैं वो स्टैटिक सेंटर्स हैं इस टाइम। इसके अलावा मैंने आपको बताया सेक्टोरल अप्रोच के तहत हम जो रीच आउट कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, वो 48 के करीब फैसिलिटीज़ टोटल अब डेवलप हो चुकी हैं और उसमें कम बेशी होती रहती है। हम हफ्ते के लिए एक जगह पे जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर दूसरी जगह पे जाते हैं। लाइक हम प्लान कर रहे हैं लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का कल से, बैंक्स को कर रहे हैं, जितने बैंक्स हैं सबको हम वहाँ पर जाकर कर रहे हैं। हम यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब किया, फिर
जिस तरीके से अब लेस्को जो यहाँ पर है मुलाजमीन उनको और PHA के मुलाजमीन को करने जा रहे हैं, तो अब उनके पास जा रहे हैं इस सेक्टोरल अप्रोच के तहत। तो फैसिलिटीज़ हमारे पास डेफिनेटली ज़्यादा है। हमें ऑब्वियसली अमले का कमी का सामना है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि ये उस कमी को दूर पूरा किया जा सके, एफिशिएंटली काम किया जा सके। तो एफिशिएंसी के ज़रिए ही ये हल है। तो ड्राइव थ्रू जो हमने बनाया था वो भी बेसिकली इट्स ए वेरी एफिशिएंट सेंटर, जहाँ पर कम रिसोर्सेज के ज़रिए आप ज़्यादा वैक्सीनेशन कर सकते हैं। तो हमारा एफिशिएंसी की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं। हमारी कोशिश अगेन वही है इन तमाम सेंटर्स के ज़रिए अपना टारगेट अचीव करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर रियाज मलिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और ये ड्राइव थ्रू जो वैक्सीनेशन सेंटर है बना दिया गया, वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा सुस्त हैं या फिर एक तो उनको होगा कि जी कि हम जा नहीं सकते, लाइन में नहीं लग सकते, तो वो जो किसी भी हम देखते हैं ना कि फूड पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे ड्राइव थ्रू पे खड़े होते हैं, लंबी लाइनों में खड़े होते हैं। एक तो वो इधर जाएं आराम से जाके खुद को वैक्सीनेट करवाएं, दूसरे वो लोग जो बेचारे वाकई वेट नहीं कर सकते, जो चल नहीं सकते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी आसानी है, आप उनको भी लेके जा सकते हैं। तो इसमें आसानी भी है उन लोगों के लिए जो वाकई जिनके लिए ड्राइव थ्रू बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन मोटर बाइक और साइकिल वाले हजरात जो हैं वो जाने से गुरेज करें, क्योंकि जिस तरह से डीसी साहब ने बता भी दिया है कि ये सिर्फ लेन्स जो बनाई गई हैं गाड़ियों को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं, तो इसलिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ये समझते हैं कि आप भी ड्राइव थ्रू जा रहे हैं तो आपको नहीं जाना चाहिए। अच्छा इशाल, अगर हम देखें तो गवर्नमेंट की बात कर लें, मतलब कि हम वफाकी हुकूमत की बात कर लें या सूबाई हुकूमतों की बात कर लें, फिर ज़िला इंतज़ामिया की बात कर लें, कितनी एफर्ट्स की जा रही हैं कि लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं। मतलब नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं, कोशिश किया जा रहा है कि अच्छा लोग इस तरह अट्रैक्ट होकर अगर आ सकते हैं तो इस तरह से आके वैक्सीनेट। और फिर जोर ज़बरदस्ती के तरीके भी अपनाए जा रहे हैं कि भाई आपके लिए ज़रूरी हो गया, आपको लगवानी ही पड़ेगी। हाँ, सरकारी मुलाजमीन के लिए, उनकी फैमिलीज़ के लिए। तो हुकूमत अपनी सतह पर जितना हो सकता है वो कर रही है। मतलब हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए तरह तरह की मुहिम चलाई जा रही हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम जाएं और हम भी कर रहे हैं, हम भी सोशल मीडिया पे यकीन करते हुए मकनातीस लगाते हैं, मैग्नेट को लगाते हैं, कहते हैं जी देखें ये पता नहीं क्या हो गया, जी फलाना हो गया, पता नहीं चिप हो जाएगी तो ये हो जाएगा। हम भी जैसी हुकूमत की कोशिश करती है ना, हम पूरा क्या करते हैं, हम कोई नई ऐसी जो है ना कंट्रोवर्सी लेके आते हैं, जैसी थ्योरी रात को सोए हुए बनाते हैं कि जी सुबह देखना ये जीनत बनेगी सोशल मीडिया की, और फिर सब उस पर यकीन कर रहे होते हैं। भाई जाएं, सिर्फ मैथ्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इस वक्त वैक्सीनेट होना है और यही हमें इस वबा से बचा सकता है। आगे चलें और एक और कल बात कर रहे थे, अफसोसनाक हादसे की बात कर रहे थे, सानही की बात कर रहे थे, जिसमें एक दहशतगर्द ने मासूम पाकिस्तानी ख़ानदान के 4 अफराद को ट्रक तले रौंद डाला। मतलब पूरी फैमिली जो वहाँ पर मौजूद थी, एक बच्चा सरवाइव किया है, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन बताई जा रही थी, हॉस्पिटल में था, अल्लाह सेहत दे। और मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं इस वाक़े के बाद। कनाडा के शहर लंदन ओंटारियो में ये दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया। शहीद होने वाले अफराद में उम्र रसीदा माँ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा सलमान और बहू और पोती शहीद हुए हैं, जबकि जो 9 बरस का पोता है वो भी शदीद ज़ख्मी है। और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान को ट्रक से रोंदने वाला ये दहशतगर्द जो है मजहबी तासुब में मुब्तला था। आप देखें कि पूरे घराने को उसने किस तरीके से कुचल के मार डाला, जिसे पुलिस ने बाद में गिरफ्तार भी कर लिया। हमलावर मकामी कैनेडियन शहरी है, जिसे वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश भी किया गया, जहां उस पर कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया गया कि पुलिस ने हमले को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ी का वाक़या करार दिया है, जो कि मतलब इतनी सफाकी से आपने उनके ऊपर ट्रक जो है वो चढ़ा दिया, पूरी फैमिली। मतलब आप उनके पिक्चर्स देखें, भरपूर एक फैमिली जो कभी जीती थी, जिंदा थी, सिर्फ आपने एक तासुब की बुनियाद पर उनको। इस्लामोफोबिया, हम मतलब बात कर रहे हैं इस्लामोफोबिया की, और हमें ये बात करते हुए बिल्कुल कतराना नहीं चाहिए कि वाकई ये एक अटल हकीकत है और इसके खिलाफ हमें सबको काम करने की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस भी अगर ये बात कर रहे हैं, हम सब बात कर रहे हैं, तो इसको एड्रेस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वज़ीर आज़म इमरान खान हमेशा इसकी बात करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर जाते हैं इसकी बात करते हैं। पुलिस का ये कहना है कि बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत ये हमला किया गया और मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात का जायज़ा ले रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि जस्टिन ट्रूडो ने भी ये कहा है कि ये एक दहशतगर्दी का वाक़या। एग्जैक्टली। और दहशतगर्दी के एक और वाक़े से पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो तशवीश का शिकार हो गई है। ज़ाहिरी बात है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनके अंदर एक डर, एक खौफ जो है वो पैदा हो गया। वो कहते हैं ना, इट कुड बी अस, हम हो सकते थे इस हादसे का शिकार, ये कोई भी हो सकता था, ये वो लोग नहीं, ये कोई भी मुसलमान खुदा न खास्ता हो सकता था। और फिर एक फैमिली को बाकायदा तौर पे ट्रैक किया गया, एक टारगेट किया गया। तो ये सब लोग जो इस
इस वक्त मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों के जहनों में कहीं ना कहीं ये खौफ जो है वो बैठ चुका है। और फिर जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह के तरीके से इस पूरे ख़ानदान पर हमले की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी का ये वाक़या जो मगरबी ममालिक में बढ़ रहा है, इसकी हम वो करते हैं, नफ़ी करते हैं, इस तरह से नहीं होना चाहिए था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी ट्वीट किया है इशाल इस हवाले से, उनको कहा है कि आलमी बरादरी को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं है। अच्छा, कनाडा में मुकीम जो शहरी हैं वो लोग अब क्या सोच रहे हैं जब ये सानहा पेश आया, कितने परेशान हैं वो, इस सानहे के बारे में क्या सोचते हैं? हमने बात करने की कोशिश की, आपको वो दिखाते हैं। Beautiful family. I often saw them on the evening walks. Last I saw them on Thursday. They were walking in the same area. This is the same area I walk daily as well. And usually we come across paths with each other and exchange greetings. Knowing that, there's a kid, multiple kids, it's awful. This family's just out for a walk. ये गुफ्तगू भी आपने देखी है, वो लोग जो उस फैमिली को जानते थे। अब कनाडा में सूरत हाल है क्या, हम बात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं चीफ़ रिपोर्टर है, चीफ़ एडिटर हैं मोहसिन अब्बास साहब। मोहसिन अब्बास साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये हादसा पेश आना कनाडा जैसे मुल्क के अंदर हम सोच भी नहीं सकते हैं। जितनी कौमतें हम देखते हैं कि वहाँ पर कौमें बस रही हैं और वहाँ पर तो ऐसे वाक़यात हम नहीं देख रहे होते थे। हम समझते थे कि कनाडा सेफेस्ट है, वहाँ पर ऐसा वाक़या सामने आ जाना कितना संगीन जो है मामला बन गया है। जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सितंबर 11 के हमलों को तकरीबन 20 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत के जो वाक़यात हैं वो पिछले चंद सालों से काफ़ी बढ़ गए हैं। और इस वक्त कनाडा की सूरत हाल है, कम्युनिटी बहुत खौफ व हिरास का शिकार है, कंफ्यूज भी है और परेशानियां भी हैं। और ये सोचा जा रहा है कि कनाडा की जो मौजूदा हुकूमत है, यहाँ की जो मशीनरी है, उनके लिए एक जो है ना बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल बन चुकी है। जैसा कि गुज़श्ता बरस भी फ्रांसीसी आबादी वाले सूबे क्वेबेक में एक मस्जिद पर हमला हुआ था जिसमें 6 लोग शहीद हुए। उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है। जी, तो आपके ख्याल में कनाडा की हुकूमत क्या कोई मौसर इकदाम कर पाएगी, कोई ऐसा फैसला कर पाएगी जिससे इस्लामोफोबिया को रोका जा सके? क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि जब भी मुस्लिम ममालिक या पाकिस्तान कोई ऐसा कदम उठाता है तो तमाम ममालिक जो हैं उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब मुसलमानों के साथ कुछ इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं तो तमाम मुस्लिम उम्मा एक साथ खड़ी होती है, लेकिन बाकी जो तमाम कम्युनिटीज़ हैं वो सारी चुप जो है वो हो जाती हैं, कोई उस तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। क्या अब आप समझ रहे हैं कोई इस तरह का इस वाक़े पर कोई एक्शन होगा? जी, अभी तक तो जो है मुलजिम को उन्होंने बतौर दहशतगर्द कोई उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं की, लेकिन तमाम मजहबी, सियासी, समाजी तंजीमों और मुस्लिम कम्युनिटी के साथ दीगर जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ के लोग हैं, वो इस चीज़ पर ख्वाहिश है, उनकी कोशिश है कि मुलज़म के ऊपर जो है दहशतगर्दी की दफ़ात भी लगाई जाएं। गुज़श्ता रात तकरीबन 3 घंटे की एक जो थी तकरीब मुनक्कद हुई इत्तेजाजी मरने वालों की याद में, जिसमें कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म के अलावा तमाम जो सियासी पार्टियां थीं उनके सरबराहान आए। लंदन शहर के जो मेयर हैं, उसके अलावा पुलिस चीफ हैं और तमाम मुस्लिम तंजीमें हैं, उनके सरबराहान आए और उन्होंने यहाँ पे तकरीरें की और उन्होंने फौरी तौर पर इस मसले के हल के लिए ये मुतालबा किया सरकार के सामने कि एक फौरी तौर पर जो है इस इशू पर कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए ताकि जो कन्फ्यूजन्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर किया जाए और मुसलमानों को महफूज बनाया जा सके। ठीक है मोहसिन अब्बास साहब, हम बात कर लेते हैं आलमी मीडिया का जिक्र करते हैं। आपका भी मीडिया से ताल्लुक़ है, हमारा भी मीडिया से ताल्लुक़ है, तो अगर हम अल जज़ीरा को देखते हैं, रॉयटर्स को देखते हैं या फिर BBC को देखते हैं, वो तो बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि ये इस्लामोफोबिया है और ये मुस्लिम जो फैमिली है उसको बाकायदा टारगेट किया गया। लेकिन अगर हम साथ ही देखते हैं US टुडे को या गार्डियन को देखते हैं, वो मुबैना तौर पर एक कत्ल की बात कर रहे हैं।
तो ये रवैया आप कनाडा में जो है सहाफ़ती तंजीमों को किस तरह से देख रहे हैं, वो किस तरीके से इसको रिपोर्ट कर रहे हैं? कनेडियन मीडिया जो है वो बहुत फेयर और बैलेंस्ड है और मेरा ख्याल है कि उन्होंने ज़बरदस्त रिपोर्टिंग की है इस इशू के ऊपर। लम्हा जो है शहरियों को बिल्कुल जो थी फेयर जो है इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, और ख़ास तौर पर कनाडा के वज़ीर आज़म से लेके आम शहरियों तक ये अपील होना कि इस शख्स पर दहशतगर्दी की दफ़ा लगाई जाए, इसको बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने हाईलाइट किया है। और इस मौके पर एक बात बहुत ज़रूरी है कि पहली दफ़ा देखा मैंने कि 20 साल में किसी बड़े हमले के ऊपर कनाडा के अंदर जब किसी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर हमला हुआ है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बहुत क्विक एक्शन लिया है, ना सिर्फ सोशल पर जबकि सरकारी सतह पर भी। यहाँ पर जो है हमारे सफारत खाने से लेके जो कि ऑट्टवा में है और टोरंटो में हमारा जो कॉन्सुलेट ऑफिस है, उन सब लोगों ने ख़ानदान के साथ हमदर्दी का इजहार किया है और बाकायदा एम्बेसडर जो अमला था आज वहाँ पे वो मौजूद था। ठीक है मोहसिन अब्बास साहब, लोग जो वहाँ के कनाडा के इस वक्त रहने वाले हैं, दीगर ममालिक की बात कर लेते हैं जो इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी दीगर ममालिक में भी रहने वाली है, उनके अंदर एक खौफ पैदा हो चुका है कि किस तरीके से अब हम वहाँ पर सर्वाइव करेंगे, या हमारे लिए क्या सेफ भी होगा बाहर निकलना या नहीं। इस चीज़ को किस तरीके से कम किया जाएगा और इस्लामोफोबिया को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से क्या कोई तंजीमें मुतहरक हुई हैं कि इस चीज़ को ख़त्म भी किया जा सके? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। यहाँ पर मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद ऑलरेडी मौजूद है और उसके अलावा लाखों की तादाद में जो तारकीन वतन है वो आने वाले 1-2 सालों में इंतज़ार में है, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को वीज़े हो चुके हैं लेकिन वो सफ़र नहीं कर सकते। तो इसलिए कैनेडियन हुकूमत के बहुत बड़ा चैलेंज है, स्पेशली एक ऐसा मुल्क जो कि पुरअमन मुल्क के तौर पर दुनिया में सफ़े अव्वल में आता है। तो उस सिलसिले में यहाँ की ना सिर्फ मुस्लिम तंजीमें बल्कि दूसरे मज़ाहब की जो तंजीमें हैं, इंटरफेथ डायलॉग शुरू हो गए हैं और सरकारी सतह पर तदफीन होने तक जो है अमारात पर जो है परचम भी सरनगू है और हर पैमाने हर लेवल पर जो कम्युनिटी है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब लोग मुत्तहिद हैं, क्योंकि कनाडा के अंदर रहने वाले जो मिलियंस की तादाद में तारकीन वतन है वो और मकामी जो लोग हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, इस वजह कि कनाडा की बहुत इज्जत है दुनिया भर में और वो नहीं चाहते कि इस मुल्क का अमन ख़राब हो, इस मुल्क। अच्छा मोहसिन अब्बास साहब, हमें ये भी बता दीजिएगा आखिर में कि वो बच्चा जो सर्वाइवर है, 9 साल उम्र है, कहा जा रहा था बड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, कुछ अभी मालूम हो सका है कि इस वक्त बच्चे की हालत क्या है, अस्पताल में ही है? जी, अभी तक वो लंदन के मुकामी अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है, लेकिन अब की हालत जो है वो ख़तरे से बाहर है, लेकिन उसको जो जहनी कोफत है उसके लिए बड़े पैमाने पर जो है सरकार ने एहतमाम किया है कि उसकी जो जहनी हालत है उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी सेहत और सलामती के लिए हर मुमकिन जो है वो कोशिश की जा रही है। ठीक है जी, मतलब द मिल्टन रिपोर्टर के चीफ एडिटर मोहसिन अब्बास साहब कनाडा से हमारे साथ मौजूद थे और कनाडा इस वक्त है कि हमें बता रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इशाल, देखें हम मतलब अगर जस्टिन ट्रूडो को देखें जो उन्होंने रवैया अपनाया है, उन्होंने कहा है कि जी ये दहशतगर्दी का वाक़या है, फिर वो उसको मतलब क्राइस्टचर्च सानहे के साथ भी कर रहे थे, मतलब उन्होंने वो भी बात की, वहाँ पर भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था, बाकायदा तौर पर टारगेट किया गया था और कनाडा के अंदर उनका ये कहना था कि हम इसकी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देंगे और गुंजाइश ही मौजूद नहीं है, यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो बसते हैं और हम सब का एहतराम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। और इस वक्त भी आपने हमजा देखा होगा कि जिस तरह से जेसिंड्रा आर्डर्न का जो उस वक्त का हमने देखा किस तरीके से वो मुस्लिम उम्मा के साथ खड़ी थी और किस तरीके से उन्होंने दुख का इजहार किया और उनके फिर उस वक्त के डिसीजंस, मतलब वो सबको हम देखें तो अगर इस्लामोफोबिया कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन कुछ लोग, कुछ अनासर ऐसे हैं, जिस तरह एक 20 साल का ये लड़का था, आप देखें कि किस तरीके से उसने पूरे घराने को ख़त्म कर दिया, उसके दिमाग की मतलब किस तरीके से उसकी ग्रूमिंग की गई थी, मतलब हम सोच भी नहीं सकते किसी एक इंसान को भी मारने। हैरत यह है कि इसको दहशतगर्द कहते हुए इतने मुझे अक़वाम आलम है, महज़िब अक़वाम है, वो परेशान क्यों हो जाती हैं। खैर, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन
एंड वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको बताएं कि अभी हाल ही में पाकिस्तानी शॉर्ट फिल्म दरिया के इस पार ने न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। और सबसे ख़ास बात आपको बताएं कि इस फिल्म की जो प्रोड्यूसर हैं निगहत अकबर शाह चित्राल से ताल्लुक़ रखती हैं और 30 मिनट दौरानिया की ये फिल्म की कहानी है जो चित्राल में ख़वातीन के साथ जो ज़्यादती है, ख़ुदकुशी के वाक़यात हैं, उन्हीं के गिर्द घूमती है, जिसके ज़रिए हाँ जी माशरे में नफसियाती मसाइल की जानिब तवज्जो दिलाई गई है और जहनी सेहत से मुताल्लिक शऊर भी उजागर करने की कोशिश की गई है। किस तरह तालीम और शऊर की कमी जो है वो नफसियाती मसाइल में घिरे लोगों को संगीन इक़दामात उठाने पर मजबूर करती है। निगहत अकबर शाह का कहना है कि वो चाहती हैं कि चित्राल में ज़हनी सेहत से मुताल्लिक इदारे हों, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि जब लोगों को ऐसे मसाइल का सामना करना पड़े तो उनकी मदद के लिए कोई तो वहाँ पर मौजूद हो। बिल्कुल ऐसा ही है। उनका कहना ही है कि ख़वातीन जो हैं वो इस तरह के मसाइल से दो चार हैं और फिर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर वो खुदकुशी जैसे काम जो है उनकी तरफ बढ़ती हैं। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उन ख़वातीन को हौसला और हिम्मत देने के लिए, उनको तरगीब देने के लिए उन्होंने ये मूवी जो है वो बनाई है जिसने 3 अवार्ड्स जो वो जीती हैं। जी, बात करेंगे फिल्म प्रोड्यूसर निगहत अकबर शाह मौजूद हैं, आप समाजी कारकुन भी हैं। निगहत, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये शॉर्ट फिल्म आपने बनाई है, किन मसाइल की वजूहात पर बात करने की कोशिश की गई है? मसला असल में है क्या चित्राल में? अस्सलाम वालेकुम, ईशा एंड हमज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने शो में बुलाने के लिए। आपने बहुत सारा कुछ आपने खुद एक्सप्लेन कर दिया, बहुत सारे आंसर्स आपके सवाल में थे। जैसे मैं 1-2 चीज़ें यहाँ और ऐड करूँगी। ये जो मसला है ये सिर्फ चित्राल का नहीं है, ये चित्राल, हुंजा, गिलगित, नारान, कागान और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, इन अदर सेंस ब्यूटीफुल एरियाज़ हैं पाकिस्तान के ना, जो पहाड़ी इलाका जात हैं, उनका ये मसला है। वहाँ पे कोई कुछ अपने ऐसे मसाइल हैं, अलूफनेस है, वहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन है, इस वजह से इस तरह के इक़दाम लेने में लाइक मोस्टली यंगस्टर्स और नॉट नेसेसरीली सिर्फ औरतें खुदकुशी करते हैं, मेल भी खुदकुशी कर रहे हैं और औरतों की तादाद 77% है, विच इज़ वेरी हाई। जी, तो जैसे गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपने कहा कि क्या वजूहात हैं खुदकुशी के, राइट? खुदकुशी के बहुत सारे वजूहात हैं। मेरे नज़दीक चंद वजूहात को मैं हाईलाइट करूँगी। उनमें से एक तो ये है कि पहले जिन यूथ के पास फ़ोन भी नहीं होता था, अब उनके पास इंटरनेट आ गया है। इतना इंटरनेट उनके पास है जिससे वो बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि बिज़नेस के लिए वो बहुत स्लो है, बट सोशल मीडिया के लिए वो इनफ है। सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और आउटसाइड कल्चर को देखते हैं और ये समझने में वो कासिर रहते हैं कि वो किस तरह से वो बैलेंस क्रिएट करें अपने कल्चर में और दूसरे कल्चर में। और फिर दूसरा ये होता है कि फिर वहाँ पे लोगों के पास तालीम तो आ गई है, लोग बहुत एजुकेटेड हैं, 100% लिटरेसी रेट है, लेकिन अब उस एजुकेशन के साथ उनके पास जॉबलेसनेस है। उनको फिर जॉबलेसनेस की वजह से स्टार्टिंग में ही पेरेंट्स उनको पुश करते हैं टू डू अमेजिंग इन एग्ज़ाम्स और भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या फिर CSS पास करें और सिविल सर्विस में चले जाएं। और आप सोचें कि कितने बच्चे इन 3 जॉब्स में जा सकते हैं। बाकी जो जॉब बचते हैं वो तो टर्शियरी फिर हो जाते हैं। तो इसीलिए एक कंपटीशन का एक माहौल क्रिएट होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी जब बड़े होते हैं तो भी उनके अंदर रह जाती है। ठीक है। अच्छा निगहत, ये बताइएगा, क्या आपने स्कूल की सतह पर, कॉलेजेस की सतह पर इस मूवी को प्ले करवाया ताकि बच्चों को दिखाई जा सके, उनके अंदर शऊर उजागर किया जा सके कि जो आप एक दौड़ में लग गए हैं वो गलत है, आप अच्छे इंसान बने या फिर आप डिप्रेशन का शिकार होकर इन चीज़ों की तरफ ना बढ़ें? नहीं, अभी तक हमने ये कहीं पे भी स्क्रीनिंग नहीं की है, ये फिल्म हमने कहीं रिलीज़ ही नहीं की है अभी तक। ये सिर्फ फेस्टिवल्स में जा रही हैं, बट हमारी यही ख्वाहिश थी कि हम इसको चित्राल में, हुंजा, गिलगित के एरियाज़ में स्क्रीनिंग कराएं इसको। हमने कोविड-19 की वजह से हम बहुत सारे लोग इकट्ठा नहीं कर सकते, इस वजह से हम स्क्रीनिंग नहीं करा सके। लेकिन अभी हमारी ख्वाहिश है कि किसी तरह गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे, इसको हर जगह हम स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं कि जहाँ से भी इससे फ़ायदा हो। ठीक है निगहत, आपने कहा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे इदारे होने चाहिए कि जो लोग इन मसाइल का सामना कर रहे हैं वो वहाँ पर जा सके, उनको फ़ील हो कि कोई तो हमारी बात सुनने को तैयार है, वहाँ पर कुछ उनकी काउंसलिंग भी की जा सके। वो आपका क्या ख्वाब है और उस पर कैसे काम हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकती है? देखें, ये ऑफिशियल हेल्प के बिना मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट के बिना
ये मुमकिन नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान में होना चाहिए और चित्राल, हुंजा, गिलगित में स्पेशली होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे सामने ये केसेस आ रहे हैं खुदकुशी के, तो अभी अगर देखा जाए चित्राल में कोई भी एक साइकेट्रिस्ट नहीं है। और मैं ये स्टेटिस्टिक्स खोल के बैठी हूँ, मैं शेयर करती हूँ। जैसे पाकिस्तान में 200 मिलियन लोग हैं जी, इनमें से 100 मेडिकल कॉलेजेस हैं, 500 लाइसेंस्ड साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि 4 लाख लोगों के लिए एक साइकेट्रिस्ट है। तो आप बताएं, कोई भी एक चित्राल में नहीं है। और क्लोजेस्ट जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी है वो पेशावर में है, विच इज़ लाइक 8 घंटे से 12 घंटे का रास्ता है। ठीक है। तो ये अगर किसी को पता चल भी जाता है कि मुझे टेंशन, मुझे प्रॉब्लम है, अभी मुझे हेल्प की ज़रूरत है, अब वो जाएं कहाँ? तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो हैं और उनको इनकरेज किया जाए, उनको इंसेंटिव्स दी जाएं कि वो साइकेट्री में स्पेशलाइज करें और काउंसलिंग करें। और वहाँ पे जो भी हॉस्पिटल के अमला हैं उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि वो ये जो मसले लेकर लोग वहाँ उनके पास जाते हैं, लेडीज़ जाते हैं, उनको समझ सकें कि ये वजूहात, ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं, ये डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। अच्छा निगत, हम लोग यूजुअली लोगों का रवैया जो देखते हैं वो यही होता है कि वो इस बीमारी को तो बीमारी समझते ही नहीं है। जहनी तौर पे आप थकावट का शिकार हो रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो इस चीज़ को, एग्जाइटी, इन चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। आप खुद भी सोशल वर्कर हैं, समाजी कारकुन हैं, आप किस तरीके से ऐसे लोगों की क्या काउंसलिंग करती हैं या किस तरीके से इन लोगों के लिए काम कर रही हैं? देखिए, मैंने यही वजह है कि जैसे कोई अगर आपके सामने आके कहे कि मुझे टेंशन है, मैं अपसेट रहने लगी हूँ, मुझे पता नहीं क्या मुझे परेशानी है, कि मैं खुश नहीं हूँ, तो आप बोलते हो कि यार अल्लाह का दिया सब कुछ है आपके पास, आप क्यों नहीं खुश हो, आप खुश हो जाओ। इसी तरह हम अपनी तरफ से काउंसलिंग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम प्रोफेशनल नहीं होते ना, तो हम उनके दिल को और ठेस पहुंचा रहे होते हैं। तो ये अवेयरनेस हमें लोगों के अंदर लाने की ज़रूरत है। मैं लाइसेंस साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, मैं मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं एक ह्यूमैनिटेरियन हूँ, एक अच्छे दिल के साथ मैं इस मसले को देखती हूँ। तो मेरी ख्वाहिश है कि इसी तरह के काउंसलर्स हों हमारे स्कूल लेवल पे, कि बच्चों की स्टार्टिंग से काउंसलिंग हो, और फिर जब वो 9th ग्रेड में जाएं तो करियर काउंसलर्स हों, जब वो चूज़ कर रहे होते हैं कि उनको कौन से फील्ड में जाना है, और फिर करियर काउंसलिंग एंड कॉलेज काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है होना। ठीक है निगत, हमें ये भी बता दीजिएगा कि एक स्टार्टअप था, 3 लड़कों ने एक ऐप बनाई, उस पर काम कर रहे थे, वो कुछ चित्राल के अंदर ही कुछ सामान लेके जाना होता था, कुछ रोज़गार से मुतल्लिक कुछ चीज़ थी, वो क्या है, उसमें आपने किस तरह से इन्वेस्ट किया, वो आइडिया क्या था, किसका था? अच्छा, ये आइडिया था इन 3 नौजवानों का। इनके नाम खालिद महमूद, नूर जमान, मैं नाम लेना चाह रही हूँ स्पेशली, और शफीक अज़म। तो ये 3 नौजवानों ने, अगर मैंने रॉन्ग लिया है तो सॉरी, ये 3 नौजवानों ने मिलके ये स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था इन्होंने कब स्टार्ट किया, बट 2018 में जब मुझे पता चला कि जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, मैंने इनको फॉलो करना शुरू किया, क्योंकि ये अपनी नौइयत का एक अमेजिंग इक़दाम था कि इन्होंने, अक्सर इन इलाकों में ये होता है कि ब्रेन ड्रेन होता है, कि जो एजुकेटेड बच्चे वहाँ आते हैं वो शहरों की तरफ चले जाते हैं। तो इन लोगों ने हट के कुछ काम किया, चित्राल में रहने को फोकियत दी। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। मैंने कोशिश ये की कि फिर मैं इनको फॉलो करूं, और 2 साल तक मैंने ये देखने की कोशिश की कि वो किस तरह से इस बिज़नेस को आगे लेके जाते हैं। और जब मुझे लगा कि 2 साल इनके कंप्लीट हुए, और मुझे ये भी फील हुआ कि उनको और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, वो आगे नहीं ले जा सकते थे, तो मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया। अच्छा, तो जब मैंने उनके साथ इन्वेस्ट किया, उनमें से एक अभी इस दुनिया में नहीं है, जो भी एक फाउंडिंग मेंबर थे, बट उन्होंने बहुत पहले ही इस कंपनी को छोड़ दी थी। तो ये एक चीज़ उन्होंने स्टार्ट किया। मैं इसके बाद, और उन्होंने ये काम इसका ये है कि ख़रीदारी घर बैठे आप करा सकते हो, सवारी आप करा सकते हो, आपको अगर कहीं जाना है आप टैक्सी मंगवा सकते हो, और फिर अगर आपको कुछ भी लाइक एनीथिंग दे कुड डू फॉर यू, यू जस्ट कॉल देम। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया निगत, आप हमारे मौजूद थी, सवेरे पाकिस्तान का आप हिस्सा बनी। अच्छा, उनकी गुफ्तगू भी हमने सुनी, आगे चलेंगे इशाल। और एक और अहम चीज़ है, और इशाल को जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, सयाहत, उससे मुताल्लिक है ये। बिल्कुल ऐसा ही है, और सयाहत से मुताल्लिक बड़ी अहम पेशरफ्तें हो रही हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC के इजलास में सयाहत के हवाले से अहम इतलात सामने आ रही हैं कि जिनके तहत कोरोना के माहौल में
अब महफूज सयाहत के लिए ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि किस तरीके से आप महफूज भी रहें और सयाहत का शौक भी पूरा होता रहे। और NCOC के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा ने महफूज सयाहत ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया, जिसमें सयाहती इंडस्ट्री से जुड़े मुख्तलिफ अफराद ने शिरकत भी की है। और इन इकदाम के तहत उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान में कोरोना के बावजूद जल्द सयाहत बहाल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो आप देख रहे हैं कि हम लोग बाहर निकलते हैं लेकिन हम लोग SOPs को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, फॉलो नहीं करते हैं। तो किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा, किस तरीके से तरतीब मतलब क्या होगी, किस तरीके से अपने SOPs को फॉलो करना है, फिर अपने ट्रैवल एक साथ करना होता है, स्टे आपका होता है, तो उन सारी चीज़ों के ऊपर अब ट्रेनिंग दी जा रही है। MD टूरिज्म हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताबुर रहमान राना साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कोरोना से महफूज सयाहत के लिए किन किन स्टेक होल्डर्स की तरबियत की जा रही है, क्या प्लान है ये? जी अस्सलाम वालेकुम, आप सबका शुक्रिया इस टॉपिक के ऊपर बात करने का। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह मईशत के दूसरे शोबे बहुत हद तक कोरोना से मुतासर हुए, उसी तरह टूरिज़म का जो शोबा है वो भी दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ। और इस चीज़ का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि वो इंडस्ट्री जो कि 1.5 ट्रिलियन US $, सालाना कमा रही थी, वो बिल्कुल 90% डाउन हो गई और बिल्कुल डाउन बॉटम के ऊपर बहुत सारे मुल्कों ने तो अपना टूरिज़्म बिल्कुल बंद कर दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने इस चीज़ को देखते हुए इस चीज़ को बहुत अहमियत दी कि हमें एक ऐसा सेफ़ एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म कोरोना के दिनों में प्रमोट करना है जिसकी वजह से लोगों का रोज़गार भी मुतासर ना हो और सियाहती मकामात पर जाने वाले जो सयाह हैं वो भी वहाँ महफूज तरीके का सयाहत कर सकें। तो पहला तो अमल ये था कि सारे स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ SOPs डेवलप किए गए जो कि होटल्स के लिए, टूर ऑपरेटर्स के लिए, सयाहों के लिए, और उसको फिर सोशल मीडिया के ज़रिए एक डिसेमिनेशन कैंपेन के ज़रिए फैलाया गया ताकि लोग पूरी तरह अवेयर हो जाएं। तो इस वक्त दोबारा हुकूमत ने सियाहत का शोबा खोलने का ऐलान कर दिया है और अब सयाह सियाहती मकामात पे जाना भी शुरू हो गए हैं। तो जो पहला अमल किया गया है वो ये कि जो वहाँ पे होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उनके लिए शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं जो कि सूबाई हुकूमतें अपने अपने इलाकों में कर रही हैं, जिसकी वजह से वहाँ के जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनकी अवेयरनेस में काफ़ी हद तक इजाफा हो गया कि वो किस तरह से कोरोना की SOPs को अप्लाई करेंगे और महफूज और ज़िम्मेदाराना सियाहत को प्रमोट करेंगे। ठीक है आफ्ताबुर रहमान साहब, एक तो है SOPs को फॉलो करना, उसकी आप तरबियत दे रहे हैं, दूसरा है वैक्सीनेशन। क्या सयाहत के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया जाएगा? जी हुकूमत जैसे कि आपको पता है बहुत कोशिशें कर रही है कि लोग वैक्सीनेशन को जल्द से जल्द करवाएं और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिए भी वैक्सीनेशन की सहूलतें प्रोवाइड कर दी गई हैं। तो ख़ास तौर के ऊपर वो सयाह जो कि 50 साल से ऊपर होंगे उनके लिए ये एक कंडीशन रखी गई है कि वो वैक्सीनेशन करवा के सियाहती मकामात पे जाएं ताकि उनकी जान को किसी किस्म का कोरोना का ख़तरा ना हो, क्योंकि वो सीनियर सिटीज़न भी हैं। जो उससे छोटी एज के लोग हैं 40 और 30 के, उनके लिए भी ये कंडीशन जुलाई के बाद से रखी जा रही है कि वो भी वैक्सीनेशन के बाद जाए। मकसद ये है कि सियाहत को सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए ताकि सियाहत की वजह से दूर दराज के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में कोरोना ना फैले, क्योंकि वहाँ पे आपको पता सेहत की सहूलतें उतनी अच्छी नहीं है। अगर वहाँ पे ये वबा तेज़ी से फैलती है तो हुकूमत के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम सियाहत को खोलें लेकिन एक ज़िम्मेदाराना तरीके के साथ और एक सेफ़ तरीके के साथ। तो इसलिए ये वैक्सीनेशन की जो कंडीशन है इसको आम किया जा रहा है कि लोग वैक्सीनेशन करवा के जाएं ताकि खुद भी महफूज रहें और वहाँ के दूसरे लोगों को भी महफूज रखें। ठीक है रन साहब, ये बताइएगा, तरबियत करने की हम बात कर रहे हैं, हम ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, वो इतना आसान हमें कहने में लग रहा होता है, इतना आसान प्रोसीजर होता नहीं है, उसको कैसे फॉलो किया जाएगा? और हमने इस वबा से कभी भी मतलब हम नबरदाज़मा अभी ही हैं, हमारे लिए ये वबा जो थी नई थी, तो इसकी ट्रेनिंग भी जो है कुछ टेक्निकल होगी, कुछ मुश्किल होगी, उसके लिए क्या प्लान बनाया गया?
जी देखें, जैसा कि आपको पता है कि ये एक टोटली एक नए किस्म का मर्ज दुनिया भर में सामने आया और आहिस्ता आहिस्ता हमें इसको समझने की और इसके बारे में इक़दाम करने की तरफ मुख्तलिफ मराहल से गुज़र के, लेकिन अभी इस हद तक लोगों की, आवाम की और जो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर हैं वो अवेयरनेस हो गई है कि ये हमारे अपने मफाद में है कि हम जो तयशुदा SOPs हैं उनको फॉलो करें और उसके ज़रिए हम इस चीज़ को सियाहों की नज़र में भी बेहतर करें। अब बहुत सारे सियाह फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ॉरेन कंट्री से हो सकता है पाकिस्तान ना आ रहे हों, शायद वो समझते हों कि यहाँ पे जो SOPs की इम्प्लीमेंटेशन का स्टैंडर्ड उतना अच्छा नहीं है। तो अगर हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो अच्छी कोशिश करेंगे, अच्छी तरीके से SOPs को अडॉप्ट कर लेंगे, तो यकीनन वो फॉरेन टूरिस्ट जो कि अभी शाये हैं पाकिस्तान आने में, वो भी आना शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमत भी अपनी सतह के ऊपर पूरी तरह कोशिश कर रही है कि ट्रेनिंग के ज़रिए, अवेयरनेस के ज़रिए सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है, आफ्ताबुर रहमान राना साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले पास आप बात कर रहे थे और इसका हिस्सा बने, और इशाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुकूमत तो कोशिश करेगी और अहमदी टूरिज़्म जिस तरह से कह रहे थे ये भी कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है हमें भी पूरी करनी पड़ेंगी। हम सारा कुछ हुकूमतों पे या इंतज़ामिया पे नहीं डाल सकते। एग्जैक्टली, आपको अगर जाना है तो आपको तमाम जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेजर्स रखे गए हैं, सेफ्टी मेजर्स, उनको आपको अपना के जाना चाहिए, ना कि आप ऐसे ही बस गए हैं और आप फिर वहाँ पर वायलेशंस कर रहे हैं, SOPs को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप तरह तरह के इस तरह के इकदाम करें जिनसे आपको कोरोना खुद ही आपको आके आ लगे, तो वो ना करें, वैक्सीनेट लाजमी हो जाए। पूरी ये इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर आप गफलत बरत रहे होंगे, तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अच्छा इशाल, वफाक और सिंध की जो लफ्जी जंग है ना, उसमें मजीद शिद्दत आ गई है, दोनों जानिब से इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है और अवाम हैरान है कि उनके मसाइल कौन हल करेगा, ये तो आपस में लड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वफाक से तरक्याती कामों में 25% हिस्से का मुतालबा कर दिया है। उनका कहना है कि दूसरे सूबों को 400% ज़ायद दे रहे हैं और तो हमें भी 25% जो है वो बढ़ाएं या हमें दें। मतलब इस हवाले से वो कहते हैं कि हमेशा हमें हिस्सा पूरा नहीं मिलता। वो कहते हैं जी, कराची में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर रहे थे और वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध के लिए 1.5 अरब रुपए की सिर्फ 2 स्कीमें हैं और पंजाब के लिए सिंध से ज़्यादा फंड्स रखे गए हैं। वज़ीर आज़म को ख़त में लिखा है कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाई जाए वरना मज़ाहमत करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की वो बात क्यों कर रहे हैं, क्या कहा उन्होंने, आपको वो सुनाते हैं। ने अपने आखिरी खत में लिखा है कि मुझे लगता है कि मैं बैरों लोगों से बात कर रहा हूँ। 6 सफ़ों का खत था और उसमें कोई 6 सफ़ों के और एनेक्स्चर्स थे। वो प्राइम मिनिस्टर साहब को भेजा कि सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है वो आपको बताएं। हमें फ़ायदा देने की बजाय और नुकसान दे दिया। सिंध की 5 साल पुरानी स्कीमें चल रही हैं, 1.5 अरब रुपए। इस साल कोई स्कीम ना NHA में है ना फाइनेंस में है, यानी फाइनेंस की वो स्कीमें होती हैं जो सूबा एग्जीक्यूट करता है उनके लिए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाए, इधर नहीं बर्दाश्त करेंगे हम। वी विल रेजिस्ट। ये इस तरीके से सिंध को ट्रीट ना करें, 2 पाकिस्तान ना बनाए। बिल्कुल जी, और ये पाकिस्तान ना बनाए। और सिंध सरकार के इन्हीं इल्ज़ामात पर वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी तरक्की असद उमर मैदान में आ गए। उन्होंने जवाब दिया है कि सिंध हुकूमत ने 1 इंच मोटरवे का सूबे में नहीं बनाया। इस वक्त सिंध में 90 अरब रुपए जो हैं वो मनसूबों में जारी किए गए हैं। 90 अरब रुपए के मनसूबे इस वक्त जारी हैं और इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे असद उमर साहब। उन्होंने कहा सिंध को तरक्याती बजट का भरपूर हिस्सा मिल रहा है। हम सिंध में नाले साफ कर रहे हैं, कचरा हम उठा रहे हैं। जो सूबे की जिम्मेदारी थी, वफाक सिंध के अवाम के लिए काम करता है, सिंध हुकूमत के लिए काम नहीं करता है। और हम अवाम को पैसे दे रहे होंगे, आपको पैसे नहीं दे रहे होंगे कि हमें पता है कि फिर आपका क्या होता है, पैसा बाहर चला जाता है। वो सुनते हैं क्या कहते हैं असद उमर साहब। पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, 6 दफा सूबे में हुकूमत आई है। 1 इंच मोटरवे का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया सिंध के अंदर। 1 इंच। इस साल के अंदर जो सिंध के अंदर मंसूबे हो रहे हैं वो 93 अरब रुपए के, 90 अरब रुपए के मंसूबे हैं। सिंध के अंदर 93 अरब पंजाब के हैं। तो पहला तो आगे जवाब क्या सिंध को हिस्सा मिल रहा है? जनाब, भरपूर हिस्सा मिल रहा है। मैं सिंध के अंदर नाले साफ कर रहा हूं, मैं कचरा उठा रहा हूं, मैं वो तजावुजात, गैर कानूनी तजावुजात जिसकी जिम्मेदार सिंध हुकूमत है कि उन्होंने ही नहीं बनने देने थे, उन गैर कानूनी तजावुजात को हटाने के लिए लोगों को मुआवजा वफाक अदा कर रही है। तो जनाब, हम तो सिंध के अंदर गलियां नालियां बनवा रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं और नहीं हो रहा। मतलब ये तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। सिंध के मसाइल का हल क्या है, आपने दोनों तरफ से बात सुन के खुद ही अंदाजा लगा लिया होगा। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
कराची की बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि पिछले साल बारिशों के लिए कराची तैयार नहीं था और इस साल भी यही खदशा है, इस बरस भी यही खदशा है कि बारिशों के लिए कराची तैयार नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। गुज़श्ता साल की तबाहकुन जो बारिशें थीं, कई लोगों की जानें उससे चली गई और लाखों लोग मुतासिर हुए थे। कराची में मानसून के दौरान शहर जो दरिया का मंजर पेश करता रहा, हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, फिर शहर कायद में मानसून बारिशों से इस बार भी तबाही का खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे हालात में कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन ने बरसात के मौसम में बरसाती पानी की बर वक्त निकासी और सेवरेज और सफाई के निज़ाम की बेहतरी के लिए सेवरेज लाइनों की मरम्मत और बहाली के काम का आगाज़ इशाल अब तक कर दिया और कई इलाकों में नई लाइनें भी डाली गई। बिल्कुल ऐसा ही है। मानसून के आगाज़ से कुछ टाइम पहले जो है ये काम शुरू कर दिया गया। खैर, इन इलाकों में बारिश के पानी की निकासी में मदद मिलेगी, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम भी जारी हैं और बरसाती नालों के जो आउटलेट पर 8 रेगुलेटर दरवाजे लगा दिए गए हैं ताकि समंदर के चढ़ने की सूरत में समंदर का जो पानी है वो नालों में वापस ना सके, सूरत हाल बेहतर रहे। देखते हैं इस बार जब मानसून शुरू होगा तभी पता चलेगा कंटोनमेंट बोर्ड ने कितना काम जो है वो अब तक किया है। क्या तैयारी है? कंटोनमेंट बोर्ड ने बरसाती पानी की निकासी और दीगर कामों के लिए मुख्तलिफ मशीनरी भी खरीदी है और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद डेप्यूटी CEO कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन डॉक्टर रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताइएगा इस साल कंटोनमेंट एरिया में आपने बारिश के पानी के निकास के लिए क्या क्या इकदामात बर वक्त कर लिए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का, क्योंकि कराची एक मेगा सिटी है और इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और उसके अंदर डिफरेंट बॉडीज़ काम करती हैं। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन का जो एरिया है ये कराची का साउथ डिस्ट्रिक्ट का भी सदर्न पार्ट है और सी व्यू का एरिया जो है वो हमारे इलाके में फॉल करता है। हमारा जो एरिया ऑफ जुरिसडिक्शन है ये कोई 54 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी है, मैं बताना पहले कि जो हमारा एरिया है ये बिल्कुल सी लेवल के ऊपर है और ये हार्डली ऑन एवरेज 1 फुट अबव द सी लेवल है। अच्छा। रेस्ट ऑफ कराची जो है इससे ऊपर है और इसके अलावा कुछ ऐसे एरियाज़ भी हैं जो प्रॉपर हिली एरियाज़ हैं जो पुराने आपको मालूम होंगे। उसमें होता है कि जो सारे शहर का पानी है, इधर जहाँ पे बारिश होती है हमारे इलाके का पानी और उसके अलावा बाकी पानी भी फ़्लो होके हमारे एरिया में आता है। तो हमारे एरिया में निकासी आब और ये जो उसके बाद बारिश होने के बाद जो डिवाटरिंग है वो एक डेफिनेटली एक चैलेंज होता है। जहाँ तक आपने पूछा इक़दामात के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि जब हम तकरीबन हैं ही सी लेवल के ऊपर तो ग्रेविटी के थ्रू यहाँ पे सीवरेज पंपिंग नहीं होती। इसके लिए यहाँ पे पंपिंग की जाती है, ग्रेविटी के थ्रू खुद फ्लो नहीं होता। पंपिंग का जो निज़ाम है हमने उसको बहुत बेहतर बनाया। उसमें आपको पता है कि जो लास्ट टाइम बारिशें हुई हैं वो थी भी अनप्रेसिडेंटेड, 90 साल का रिकॉर्ड उन बारिशों ने तोड़ा। तो हमारा सारा जो सिस्टम है उसको भी उसने चैलेंज किया ऑब्वियसली, जहाँ पे भी ये क्यों म्यूनिसिपल बॉडीज़ काम कर रही हैं। तो हम लोगों ने एक तो ये किया कि उसकी पंपिंग कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया और किसी भी रेन की सूरत में उसके फेलियर से बचने के लिए हमने उसके अंदर एंटी क्लॉगिंग मड सबमर्सिबल पंप्स डिप्लॉय कर दी ऑलरेडी, हमने लगा। ठीक है। अच्छा डॉक्टर रिजवान साहब, सेकेंडली उन जी निकासी आप और इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको पहले एक ओवरव्यू देना चाहूँ। जी बता दीजिए। हाँ जी, मैं ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ आपको। दूसरा ये कि पिछले रेन के स्पेल से लेके अब तक हम लोगों ने जहाँ जहाँ पे सीवरेज लाइंस डैमेज हुई या कोलैप्स कर गई थी वो हम लोगों ने रिप्लेस कर दी और वो बहुत एक्सटेंसिवली हमने टिल दिस डे ये काम किया है। दूसरा ये कि एक ऑनगोइंग काम है जो मानसून तक चलता रहता है, वो ये कि हमने विंचिंग के थ्रू यानी मैकेनिकली अपनी सीवरेज लाइंस को साफ़ किया। थर्डली हम लोगों ने जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, अब ये दोनों चीज़ें सेपरेट हैं, सीवरेज लाइंस अलग होती हैं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स अलग होती हैं। स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स की हम लोगों ने मैकेनिकली बहुत ही एक्सटेंसिव डीसिल्टिंग की है और उसमें फिर जो रिहैबिलिटेशन वर्क है उस बारिशों से जो नुकसान हुआ सड़कों को, कर्ब स्टोन्स को या स्ट्रीट लाइट्स को, वो सारे रिहैबिलिटेशन वर्क साइड बाय साइड हम लोगों ने अभी तक किए। ठीक है। अच्छा सर, इन तमाम तर कामों के लिए जितनी मशीनरी मंगवाई गई है, क्या कितनी मतलब आप बता रहे हैं कि एक्वायर की गई है, और फिर दूसरा क्या जितने इकदाम किए गए हैं अब तक वो काफ़ी होंगे? हमें मानसून में फिर दोबारा से उन्हीं मसाइल का सामना तो नहीं होगा? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो बारिश है, जिस तरह 484 मिलीमीटर बारिश हुई थी लास्ट मानसून में कराची में,
तो ये एक डिक्लेयर्ड कैलेमिटी थी, एक डिज़ास्टर था। आपके इल्म में होगा फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी जो हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लाइक जैसे जापान है, अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेनन जो है वो हर जगह इस वक्त हर कंट्री फेस कर रहा है। और उसकी प्राइमरी वजह ये है कि जो ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बड़े ऑब्वियस हो चुके हैं। पहले तो ये सिर्फ एक डिस्कशन के अंदर होता था, अब हमारे सामने, और हम जिस खित्ते में हैं ये वर्स्ट हिट है। तो ये एक चीज़ हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि ये एक नॉर्मल बारिश के उससे हट के थोड़ा सा एक डिज़ास्टर वाली चीज़। और आपको पता है कि लास्ट टाइम जो कराची की बारिशें थी वो एक डिक्लेयर्ड नेशनल, ये एक डिक्लेयर्ड डिज़ास्टर था, कैलेमिटी थी जी। तो उसमें ये कि जो इक़दाम अभी हमने किए, हमने इस अपना जो मैकेनिकल रिसोर्स है उसको बहुत ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ाई है, कीपिंग इन व्यू आर लास्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड था। तो हम लोगों ने ऐसे पंप्स लिए हैं जो जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, 75 हॉर्स पावर के पंप्स हैं जो जिनकी तादाद 10 है, और वो इस तरह के पंप्स हैं कि वो 2500 गैलन पर मिनट थ्रो करते हैं पानी। तो उसका एक इस्तेमाल तो ये होगा कि जिस वक्त एक दफ़ा पानी आ जाता है तो डी वाटरिंग के अंदर वो हमारी हेल्प करेंगे। दूसरा, जिस तरह आपने पहले खुद थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन किया, जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के आउटलेट्स हैं सी के ऊपर, उनके ऊपर हम लोगों ने लगाए हैं गेट्स। गेट्स इसलिए लगाए हैं कि सी लेवल पे होने की वजह से हाई टाइड के अंदर के दौरान ये वाला प्रॉब्लम आता था कि पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स के अंदर आ जाता था, तो जो हमारे इलाके से जो ड्रेनेज होनी थी आउटलेट्स के ऊपर वो रुक जाती थी। उधर हम लोगों ने गेट्स लगाए हैं जो कि रेगुलेटर का काम करेंगे, और वहाँ गेट को बंद करके वहाँ पे अपने कुछ पंप्स जो हमारे ये जो हैवी वाले पंप्स हैं वो लगा के हम इसको पानी को एक्टिवली वहाँ पे मैकेनिकली थ्रो करेंगे स्टॉर्म वाटर ड्रेन। ठीक है डॉक्टर रिजवान साहब, ये बता दीजिएगा कि हम अक्सर देखते हैं कि इदारों के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही होती है। क्या किसी भी मामले को देखते हुए जब हम मानसून के हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मशीनरी हमने मंगवा ली है, निकासी आपके लिए काम किया जा रहा है, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और कंटोनमेंट बोर्ड में कोऑर्डिनेशन तो है ना, मतलब हम अक्सर देखते हैं कोऑर्डिनेशन के भी मसाइल आते हैं। जी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कि अभी आपने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का नाम लिया, इसमें ये कि एजेंसीज बहुत सारी हैं। अच्छा। ये सिर्फ आपने एक नाम लिया, सीबी कैंटोनमेंट बोर्ड्स भी यहाँ पे 6 हैं, उसके अलावा डीएमसीज हैं, केएमसी है, कराची वाटर सीवरेज बोर्ड है, इस तरह इदारे मुख्तलिफ हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अपने तौर पर करती है, ये सारी बहुत सारे इदारे, और हम लोग ऑन बोर्ड होते हैं। लास्ट स्पेल में भी ऑन बोर्ड थे, कोऑर्डिनेशन हमारा जो जहाँ रिक्वायर्ड है वो होता है। सेकेंडली, अभी कैंटोन बोर्ड क्लिफ्टन ने ये किया है कि क्योंकि ये डिज़ास्टर है और हम लोग देखें, हम लोग एक प्योरली म्यूनिसिपल बॉडी हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपनी कैपेसिटी को बहुत बढ़ाया, और लास्ट रेंज में भी और इंशाल्लाह इन रेंज में भी हम लोग इस पूरे उसको मैनेज करेंगे। तो हमने इस दफ़ा प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी लूप में लिया है, उनको भी हमने लिखा है। इसके अलावा मेट ऑफिस से भी हम कोऑर्डिनेशन में हैं। तो डॉक्टर रिजवान साहब, आप नहीं समझते कि काफ़ी लेट जो है वो हमने इक़दाम शुरू किए, क्योंकि मानसून जो है वो बिल्कुल शुरू होने वाला है। हमने पूरा साल इंतज़ार किया कि मानसून करीब आएगा फिर इक़दाम किए जाएंगे। नहीं, वो तो ये है कि ये अभी देखें प्री मानसून, अब जाहिर है इस वक्त टॉपिक है मीडिया के लिए भी, इसलिए इस पर अब बात होना शुरू हो गई है। लेकिन हम लोग राइट आफ्टर द लास्ट स्पेल तब से लेके अब तक हम लोगों ने ये काम किया है। और जो आपको पता है प्रोक्योरमेंट होती है गवर्नमेंट एजेंसीज की, वो ओवरनाइट नहीं होती, वो बड़ा एक कम्बरसम प्रोसेस होता है। तो उसमें मैंने आपको ये जो 10 पंप्स बताए, ये तो एक एस्पेक्ट है। उसके अलावा हमारे 40 हॉर्स पावर के पंप्स हैं, वो काफ़ी सारे हम लोगों ने लिए हैं। सबमर्सिबल पंप्स का आपको पहले बता दिया। इसी तरह हम लोगों ने ये किया है कि 16 हॉर्स पावर के हमारे पास 50 से ज़्यादा पंप्स हैं, जो एक रीजनेबल कैपेसिटी है। इसके अलावा 150 हमारे पास दूसरे छोटे पंप्स हैं। तो ये चीज़ें हम लोगों ने पिछले जो 6-8 महीने हैं सितंबर के बाद से थ्रू आउट हम लोगों ने ना सिर्फ रिहेबिलिटेशन वर्क किया, बल्कि अपनी जितनी जो मैकेनिकल रिसोर्स की कैपेसिटी है उसको हम लोगों ने बढ़ाया। ठीक है रिजवान साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जो इकदाम उठाए गए हैं मानसून के, जब मानसून आएगा तो हालात बेहतर ही होंगे, हम भी यही उम्मीद रखते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान का आपका बने, और ये जो मसला है कि किसी तरह से हल हो पाए, हम तो यही चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जब पिछली बार कुछ मसाइल का सामना आया तो हमें फिर देखा, हमने उसके ऊपर काम किया, और अब कुछ हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। और इस बार भी हम यही उम्मीद करते हैं कि जब मानसून शुरू होगा, बारिशें होंगी, तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे। हम कराची जो है वो एक बार फिर से डूबेगा नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आने वाली नस्लों को अगर हमने बचाना ना, तो पोलियो वायरस को हराना पड़ेगा। और मुल्क भर में 5 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम इस वक्त जारी है। पोलियो के खिलाफ मुहिम के दौरान
5 साल तक के 3 करोड़ 30 लाख से ज़ायद बच्चों को ये जो है पोलियो कतरे पिलाए बिल्कुल ऐसा ही है। मुहिम मुल्क भर के 124 अजला में इस वक्त चलाई जा रही है, जिसमें 2,33,000 फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स शरीक हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम में बलूचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 35, पंजाब के 20 और सिंध के 30 अजला जो हैं वो शामिल किए गए हैं। बच्चों को पोलियो के कतरे बहुत ज़रूरी हैं, माजूरी से बचाते हैं, और ये एक बार बच्चों को बीमारी लग जाए तो फिर आप ताउम्र जो है वो पछताते रह जाते हैं। इसका इलाज नहीं है। पोलियो के खिलाफ मुहिम के साथ साथ पोलियो वैक्सीनेशन के हवाले से तवहमात भी ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये वैक्सीन एक ही बार लगवाई जा सकती है, हालांकि इसे बार बार लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बिल्कुल नहीं है। और पोलियो के हिफाजती कतरे पिलवाने इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि अगर किसी को पोलियो हो जाए उसका कोई इलाज ही मौजूद नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे, पोलियो के कतरे क्यों पिलाने चाहिए इस पर भी बात करेंगे, और लोगों को हम किस तरीके से, जो लोग अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे हैं उनको हम किस तरीके से कह सकते हैं, आमादा कर सकते हैं, उनको रजामंद कर सकते हैं इस बात पर कि अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर समी खान तरीन साहब, टेक्निकल ऑफिसर हैं बलूचिस्तान से, और आसिम कमाल साहब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले आपसे बात करेंगे, ये कहिएगा कि हम पोलियो मुहिम जो है उसका आगाज़ तो हो गया है, पोलियो के ख़ात्मे के हवाले से ये मुहिम कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस मुहिम के दौरान क्या इक़दामात उठाए जाएंगे, बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मौका दिया और इस अहम टॉपिक पे बात करने का मौका फराहम किया। पोलियो मुहिम जैसे आपको पता है कि 7 जून से स्टार्ट हो चुकी है और बलूचिस्तान में तकरीबन 24 लाख बच्चों को का टारगेट रखा गया है। हमारे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसमें तकरीबन हमारे जो Tier 1 के जिसे हम कहते हैं जो हाई रिस्क हमारे यूसीज़ हैं उनको 128 हैं, तो इनको टारगेट किया गया है। बात यह है कि इस साल ये हमारी तीसरी कैंपेन है और हमारी टीमें फील्ड में निकली हैं। इससे पहले थोड़ा सा एक आपने देखा होगा कि पैंडेमिक जो कोविड की वजह से पिछले साल थोड़ा सा कैंपेन्स में थोड़ा सा ब्रेक आया था, जो हमने वापस जुलाई और अगस्त में रिज्यूम किया और बड़ी एफर्ट की हमारे पोलियो स्टाफ ने कि कैंपेन दोबारा रिज्यूम हो। अब हमारे पास क्योंकि बलूचिस्तान इस साल पाकिस्तान में सिर्फ एक ही पोलियो केस रिपोर्ट हुआ है। आसिम हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम कमाल, आप बताइएगा, आप क्योंकि सोशल मीडिया पर भी बड़े मुतहरक हैं, किस तरीके से आप लोगों को तरगीब देंगे, क्योंकि लोग जो हैं वो अफवाहों पर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और उन्हें ये लगता है कि शायद ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। किस तरीके का रुझान आप देख रहे हैं और आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस हवाले से कुछ बोल सकूं। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें इस हवाले से कि पोलियो वैक्सीनेशन जो है वो बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी है। अक्सर लोगों के जहनों में ये सवाल आता है कि मतलब ये ख्यालात आते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है कि पोलियो वैक्सीनेशन से बच्चे बीमार हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है या फिर कमज़ोर बन जाते हैं, बल्कि ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। पोलियो वैक्सीनेशन से बच्चे कमज़ोर नहीं बल्कि ताकतवर होते हैं और वो पोलियो जैसी बीमारी से यानी माजूरी से वो बच जाते हैं। तो ये गांव साइड पे अक्सर ये होता है कि पोलियो के कतरे नहीं पिलाए जाते, उन लोगों की ये जहनीत है कि ये कोई अफवाह है या मतलब कोई इस तरह की चीज़ है। लेकिन जो पोलियो के कतरे से बच्चे उसके मुस्तकबिल जो है मजबूत होता है, उनका मुस्तकबिल रोशन होता है, वो पोलियो जैसी बीमारी और माजूरी और इन चीज़ों से और ये भी कहा जाता है कि बार बार पोलियो के कतरे क्यों पिलाए जाते हैं, एक बार से वो खत्म, बार बार पोलियो के कतरे अगर पिलाएंगे तो इससे ही बच्चों को फ़ायदा होगा। ये हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर पोलियो वैक्सीनेशन की टीम आई थी और जिस तरह उसने मेरे बेटे को पोलियो की वैक्सीनेशन कराई और बहुत अच्छे से सब मामला जो है ना उन्होंने हल किया। तो आप सब लोगों को भी मेरा यही दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी पोलियो की वैक्सीनेशन अपने बच्चों को कराएं और पोलियो की टीम से थोड़ी सी ताउन कराएं। ये हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे बच्चों के फ़ायदे के लिए, उनके मुस्तकबिल के फ़ायदे के लिए है। बिल्कुल। तो इससे ही हमारा फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर जो है वो प्रोटेक्ट होगा।
थैंक यू। अच्छा ठीक है, आसिम हमारे साथ ही मौजूद रहें। डॉक्टर समी ने हमें फिर ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आसिम अभी हमें कह रहे हैं कि ये कतरे बार बार पिलाने चाहिए, हम लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा मैंने बच्चे को कतरे पिला तो लिए थे, एक दफ़ा वैक्सीनेशन हो तो गई थी, अब क्या ज़रूरत है, पिछली मुहिम में भी पिलाए थे, इस मुहिम में भी पिलाएं, तो ये ज़रूरी क्यों है? जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही। असल में क्योंकि हमारे आपने देखा होगा दुनिया के वही यही दो ममालिक रह गए हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जहाँ पे पोलियो का वायरस अब तक मौजूद है। तो बार बार पिलाने का मकसद ये होता है कि हमें उस एक ख़ास हद तक जो हमारा 95 या 100% जो कवरेज होती है पूरे पाकिस्तान में, वो हमें करनी होगी। बार बार पिलाने का मकसद ये है कि वायरस क्योंकि हमारे इलाके में एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में है, तो और सिर्फ अगर मैं कहूँ यहाँ पे एक बात कहूँ सबके इत्ला के लिए कि पोलियो से बचने का सिर्फ वाहिद ज़रिया यही वो 2 ड्रॉप्स हैं, इसके अलावा कोई ट्रीटमेंट नहीं होती। तो इसलिए ये बहुत इंतहाई ज़रूरी होता है कि जब भी पोलियो कैंपेन हो तो आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं ताकि वो वायरस के इस अटैक से महफूज रह पाएँ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो ये पोलियो के कतरे हैं, एक दूसरी वैक्सीनेशन है जो इंजेक्शंस की सूरत में बच्चों को लगाई जाती है, पैदाइश से लेकर उनको कुछ सालों तक जो है वो 2 साल 3 साल तक लगाई जाती है। वो कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पेरेंट्स उसमें भी आके ये कहते हैं कि बच्चों को अगर कतरे पिला रहे हैं तो चलें ठीक है, ये ही ठीक है, वो लगवाने की ज़रूरत नहीं है। उसकी इंपॉर्टेंस भी बताइएगा कितनी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जैसे जो हमारा API प्रोग्राम रूटीन इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है, जो हम 10 बीमारियों के ख़िलाफ़ इंजेक्टेबल और ये पोलियो के ड्रॉप्स होते हैं, तो इसके पोलियो के साथ साथ वो भी इंतहाई ज़रूरी हैं और उनका भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। पोलियो में ये है कि ये एक हाउस टू हाउस कैंपेन होती है, मास वैक्सीनेशन होती है, इसमें आपके घर आ जाते हैं, जबकि जो रूटीन इम्यूनाइजेशन है उसमें आपको जो हमारे हेल्थ फैसिलिटी हैं जहाँ पे ये सहूलत मौजूद है वहाँ पे जाना पड़ता है। तो पोलियो के साथ उनकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जैसे अगर हम कहें कि जैसे खसरा, मीज़ल है, हेपेटाइटिस है, इस तरह की कई बीमारियाँ हैं जिनके खिलाफ आपके बच्चे की मुदाफ़त बनती है। और अक्सर हमारा ये मैसेज होता है कि जब आपका बच्चा 1 साल का हो तो कम से कम आप उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें और उसको 1 ईयर पे वो गिफ्ट दे दें कि उसकी सारी बीमारियों के खिलाफ वैक्सीनेशन हो चुकी है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमारे हेल्थ सेंटर में अवेलेबल। वो भी बहुत ज़रूरी है। आसिम, आप पोलियो मुहिम के हवाले से काम कर रहे हैं, लोगों को आगाह भी कर रहे हैं, हमें कुछ जो शिकायत मौसूल होती हैं हम उसको रिपोर्ट भी करते हैं कि जब टीम्स जाती हैं वहाँ पर, हेल्थ वर्कर्स वहाँ पर जा रहे होते हैं घरों में, तो लोग बदतमीज़ी करते हैं। लोग कहते हैं कि तुम लोग पता नहीं हमारे बच्चों को बीमार करने के लिए आ गए हो, तुम लोग साजिश कर रहे हो। उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे? उन लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि इनमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई आपके घर आ रहा है और आपके बच्चों को पोलियो वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स पिला रहा है, तो इनमें उनका क्या फ़ायदा है कि वो गर्मी में निकले हुए हैं, हर घर जाके घंटी बजा रहे हैं, और मतलब ये तो आपके बच्चों का ही फ़ायदा है। ये जितने भी गलत अफवाहें फैले हुए हैं कि ये मतलब कोई साजिश है या इस तरह कुछ भी कि इससे हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, इस तरह कोई नहीं। अगर कोई इलीगल होता तो पाकिस्तान में तो सबसे पहले उस पर गवर्नमेंट जो है वो एक्शन लेती। तो मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैंने जब भी अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाए तो मैंने उनको आगे बढ़ते हुए देखा है, उनको बीमारियों से बचते हुए देखा है। तो यही है कि मेरा यही पैगाम है कि काइंडली आप थोड़ा सा कोऑपरेट करें पोलियो की टीम के साथ और उनसे बदतमीज़ी ना करें, और कोई भी वो मतलब इतना टाइम अपना ज़ाया कर रहे, गर्मी में निकल रहे हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि वो पोलियो जैसी बीमारी से बच सके, वो माजूरी से बच सकें, उनको फ्यूचर में कोई बीमारी ना हो। तो काइंडली मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा कोऑपरेट करें इन लोगों के साथ, और बहुत फ़ायदा होगा हमारे बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के लिए। बिल्कुल ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर समी खान तरीन साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं, और यकीन करें कि अगर बच्चा पोलियो का शिकार हो जाए तो तमाम ज़िंदगी, वालिदैन की ज़िंदगी भी और उस बच्चे की ज़िंदगी भी दुख के अलावा और उस खलिश के अलावा नहीं गुजरती कि काश हमने पोलियो के कतरे पिला दिए होते। इसके अंदर बिल्कुल भी आप लोगों ने कोताही तो बरतनी नहीं है कि हमने पिछली दफ़ा पिलाए थे, कोई नहीं इस दफ़ा नहीं भी पिला पाएंगे। अक्सर ऐसा होता है शाल कि बच्चा जो होता है वो अपने दादा के घर में होता है ना, तो जब पोलियो मुहिम शुरू होती है तो ख़वातीन अपने घरों को भी जा रही होती हैं, मतलब अपने वालिदैन के घरों में, तो वो फिर अपने नाना के घर में जाता है। तो इसी दौरान जो है
वो पोलियो की मुहिम खत्म हो जाती है और वो कतरे नहीं पिला पाते हैं। लेकिन आप सेंटर्स पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप पोलियो ड्रॉप्स पिलवा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर फोन कर सकते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पी सका, वो दोबारा आती है टीम आपको पिलाने के लिए, और टीम दोबारा आती है। अगर आप टीम को भी कांटेक्ट नहीं करना चाहते तो इनके सेंटर्स मौजूद हैं, जो सेहत के डिपार्टमेंट्स ऐसे बनाए गए हैं। आप वहाँ पर जाके उन सेंटर्स पे अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स पिला सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ यही है कि जो लोग ये सोचते हैं कि ये गैर ज़रूरी हैं, इनको नहीं पिलाना चाहिए, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। बहुत ज़रूरी है, अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स ज़रूर पिलाएं। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आए हैं और आपकी अब मुलाकात करवाएंगे पेशावर के एक बासलाहियत नौजवान से जो कि बीआरटी में सिक्योरिटी गार्ड के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, मगर कुदरत ने उन्हें एक ऐसे टैलेंट से नवाजा है जो उन्हें दूसरों से मुनफरिद बनाता है। अच्छा, आदिल नाम है इनका। ये जो है सिक्योरिटी गार्ड हैं, पेंसिल के ज़रिए तस्वीर बनाने में कमाल की महारत रखते हैं। इनकी उंगलियों में ऐसा जादू है कि वो चंद ही मिनट में किसी भी शख्स का हूबहू स्केच बना लेते हैं और उनकी बनाई हुई तस्वीर देखकर लोग हैरान होते रहते हैं। लोग आकर कहते हैं कि आदिल हमारी भी बना दो तस्वीर। तो अभी हम इनसे ये पूछेंगे कि जब ये सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, उस वक्त तो नहीं तस्वीर खूबसूरत जो नज़र आ रही होती वो बनाते रहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ पर कुछ भी चल रहा हो और आदिल साहब बैठे हुए स्केचिंग कर रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और एक जिम्मेदारी होती है पूरी उन पर आए। तो उस दौरान तो वैसे वो कहते हैं कि मुझे जब फारिग वक्त मिलता है ना मुलाजमत से, मैं उस वक्त तस्वीर बनाता हूँ और शौक को पूरा करता हूँ। तो आदिल हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आदिल अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप अपने बारे में पहले हमें थोड़ा सा बताएं कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं, बीआरटी में आपकी जो है वहाँ पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, वहाँ पर आपकी ड्यूटी होती है। आप स्कूल भी जाते रहे हैं, किस क्लास तक पढ़े हैं? वालेकुम अस्सलाम सर, मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक़ था, इसलिए मैं स्केच बनाता हूँ। और मैं सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी इसलिए करता हूँ क्योंकि घर की हालात की वजह से बस मैं अपनी तालीम से मुतासिर रहा, आगे इसमें नहीं जा सका। लेकिन मुझे स्केच बनाने का बहुत शौक़ है सर, इसलिए मैं कैलीग्राफी भी करता हूँ, स्केच बनाता हूँ सर। कितनी क्लासेस तक आपने पढ़ा है? कब तक मैं मैंने FA क्लियर किया है और BA कंटिन्यू है, क्योंकि घर की हालात की वजह से मैं आगे नहीं पढ़ सका। सही हो गया। तो स्केचिंग कहीं से सीखी आपने आदिल, या ये खुदादाद सलाहियत है, खुद ही आ गई? नहीं, बस ये मैंने ख़ुद ही सीखा है। ना मेरा कोई उस्ताद है, ना मैं कोई एकेडमी में मैंने दाखिला लिया था। बस मेरा अपना शौक़ था स्केच बनाने का। पहले कार्टून बनाता था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से स्केच बनाने लगा। तो अभी मैं यहाँ तक पहुँच गया कि मैं स्केच बनाता हूँ। ठीक है आदिल, हमें आप ये तो बताएं कि लोग आके कहते होंगे आपको कि आदिल हमारी भी तस्वीर बना दो, हमारा भी स्केच बना दो। कितना वक्त लगता है आपको एक शख्स की तस्वीर बनाने में? एक स्केच बनाने में तकरीबन लगता है 2 घंटे 2.5 घंटे। बहुत से लोग आते हैं, स्केच पसंद करते हैं स्केच बनाने, मतलब लोग डिमांड करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग डिमांड करते हैं। हालांकि मुझे वक्त नहीं मिलता कि मैं किस तरह उसको मतलब पूरा करूं। स्केच मुझे बहुत मतलब लोग आते हैं स्केच बनवाने के लिए। ठीक है। अच्छा आदिल, ये बताएं कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे में बना लेता हूँ, क्या सामने बंदा बैठा हो तो आप उसका स्केच बना सकते हैं, या फिर आपने किसी को एक बार भी देख लिया है उसका स्केच बना डालेंगे? नहीं, बस जो सामने बैठा हो उसका भी स्केच बनता है और मतलब तस्वीर से भी बनता है, पिक्चर से मैं पिक्चर बना सकता हूँ। और सामने जब बंदा बैठा हो तो उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है उसमें। अच्छा ठीक है आदिल, हमें ये भी बताएं कि लोग क्योंकि आपके पास आते हैं, फरमाइश करते हैं ना कि हमारा स्केच बनाएं, तो अभी आप सिर्फ स्केच बना के खुशी खुशी अपने शौक़ में उनको दे देते हैं, या आगे कोई प्लान है कि बाकायदा तौर पर इसको आपने अपना प्रोफेशन बनाना है? कोई स्केच बनवाने आएगा तो भाई इतनी मेरी फ़ीस है। क्यों नहीं सर, मुझे इसमें आगे जाने का बहुत शौक़ है, मैं इसलिए स्केच बनाता हूँ। और
मतलब जो लोग आते हैं मुझे स्केच बनवाने के लिए तो मैं इस पर खुश भी होता हूँ, क्योंकि मैं स्केच जब बनाता हूँ तो मुझे खुशी महसूस होती है, मुझे बहुत मज़ा आता है स्केच बनाने में और मैं इसमें आगे जाना चाहता हूँ सर। तो आदिल, कभी कोई ऑर्डर मिला कि ये इतने पैसों में हमें ये बना दीजिए, ये स्केच हमें बनवाना है? जी मैम, बिल्कुल बहुत से लोगों ने डिमांड किया है, कश्मीर से भी, इस्लामाबाद से भी बहुत से लोगों ने डिमांड किया है, तो मैंने जी। अच्छा ठीक है आदिल, आप हमें ये भी बताएं ना कि अब आपकी जो ड्यूटी है वो हमें पता है कि बहुत सख्त होती है, सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी। कभी ड्यूटी पे कभी टाइम निकाल के, कभी देख के कि जी कैमरा तो मुझे नहीं देख रहा या सुपरवाइज़र तो मुझे नहीं देख रहा, वहाँ पर भी स्केच बना लेते हैं क्या? BRT का भी कोई स्केच बनाया आपने? सर BRT में सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता हूं, तो जब उसमें 4 घंटे में ज़्यादातर मतलब ऊपर पुल पर ड्यूटी करता हूं तो उधर मैं चेकिंग नहीं करता, चेकिंग नीचे जो बंदा खड़ा होता है वो करता है। तो 4 घंटों में मैं 1-2 स्केच बना लेता हूं, उसमें मुझे थोड़ा फारिग वक्त मिलता है, मतलब बस मैं उसमें ड्यूटी भी करता हूं, इधर उधर भी देखता हूं और अपना स्केच भी खड़े खड़े होकर बनाता हूं मैं। ठीक है आदिल, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले पाकिस्तान का क्या टैलेंट है, क्या कमाल टैलेंट है। मतलब कि मुआशी कुछ मजबूरियाँ होती हैं कि लोगों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, अपनी तालीम को छोड़ना पड़ता है, और वो इस वक्त सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी जो है सर अंजाम दे रहे हैं अपने घर को चलाने के लिए, उसका चूल्हा चलाने के लिए, और साथ ही पढ़ भी रहे हैं। उन्होंने कहा कैफे मैंने किया और BA में जो है मैं अपीयर हूँगा इंशाल्लाह। और आप देखें कि अगर शौक और लगन होना तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि आज की घड़ियाँ हमजा ख़त्म हो गई हैं। यकीनन आपके लिए भी शेख ज़ायद स्टेडियम अबू धाबी में क्रिकेट मेला सज गया जनाब। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का आमना सामना रात 9 बजे शुरू हो जाएगा और लाहौर कलंदर्स दोबारा एंट्री को यादगार बनाने के लिए बड़े ही पुरज़्म नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, फ़खर जमान जो है वो टीम का फ़खर है, साथ मोहम्मद हफीज़ भी जादुई परफॉर्मेंस देने के मुंतज़िर हैं और अपनी जगह भी उन्होंने पक्की करनी है अपनी परफॉर्मेंस से। और डेविड वीज़े की कमी तो महसूस होने वाली है लाहौर कलंदर्स को। और अगर हम बात करें बेन डंक की, उनकी जो होंठ से ऊपर कोई इंजरी हो गई थी, लेकिन कहा जा रहा है सोहेल अख्तर ने कहा कि वो इतनी बड़ी इंजरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब आप देखें कि 2 बार की जो चैम्पियन है इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी आखिरी 5 मैचेस में फतह से मोराल काफ़ी हाई है। देखते हैं मैच कैसा होता है। कल 2 मैचेस शेड्यूल हैं। कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से टाकरा होने वाला है और फिर लाहौर कलंदर्स का पेशावर ज़ल्मी से मुकाबला होगा। अच्छा, इसके साथ ना आज तो खेल के साथ जुड़ी 2-3 चीज़ें हैं। अच्छी खबर यह है कि कौमी टीम में वापसी के बाद धूम मचाने वाले फास्ट बॉलर हसन अली को ICC ने प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर दिया है। हम जिम्बाब्वे टूर के अंदर उनकी परफॉर्मेंस देखें तो क्या बाकमाल परफॉर्मेंस थी, और साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी। और साथ ही जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है वो भी बहुत ज़्यादा इशाल अहम है। उन्होंने कहा है कि जी के जनूबी एशिया के तमाम राइट्स भारतीय कंपनीज के पास हैं और इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ होगी वो पाकिस्तानी शायकीन नहीं देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे उन्होंने कहा है कि हम किसी भी भारतीय कंपनी के साथ मुआहिदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट होंगे वो उसको नहीं देख पाएंगे। नसीम राजपूत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स ने उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनसे तज्जिया लेंगे। नसीम राजपूत साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर पहले बात कर लेते हैं PSL की ही, चलें 2-3 चीज़ें हमारे पास हैं तो सही। PSL के हवाले से बताइए, मैच खासा लेट शुरू होने वाला है और जब खासा लेट शुरू होगा तो ड्यू फैक्टर कितना आम होगा आज के मैच के लिए? वालेकुम सलाम हमजा इसाल, गुड मॉर्निंग। बात ये है कि दूसरा ऑप्शन दिखाई नहीं देता ना हमजा। दिन में गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इंजरी का डर दिखाई देता है। वहाँ बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा है, और जो घास से निकलने वाली हीट होती है खासकर इमारात में कहते हैं कि बड़ी बहुत एक टफ किस्म की उसमें गर्मी निकलती है। तो गर्मियों के दिनों के अंदर जिन्होंने ज़्यादा विजिट किया है इमारात के अंदर, आमतौर पर ये लोग बाहर भी बहुत कम निकलते हैं। हमारे दोस्त ने डॉक्टर फैसल उस दिन मेरे शो में थे कि कैंसर के अल-ऐन में बड़े डॉक्टर हैं और उनका कहना ये था कि इस वक्त मैं जब अपना शो करता हूँ रात को 10 से 11 होता है, तो उसमें मैंने जब उनसे पूछा उन्होंने कहा कहने कि इस वक्त तकरीबन 11:15 बज रहे हैं और मैं वॉक करने भी बाहर नहीं जा सकता। तो ये 4-5 दिन पहले की बात है। तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जितना आगे बढ़ाया है वो बेहतर है। देखिए खौफ तो है ना, आगे हुआ पीछे का, अगर जल्दी कराते हैं खुदा ना खास्ता खिलाड़ी भी परेशान हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, और आगे करना जरूर पड़ेगा। ड्यू फैक्टर है तो इसको तो कम से कम बर्दाश्त किया जा सकता है और उसमें डिफिकल्टी जरूर होगी और टॉस क्रूशल होगा। अच्छा, आप आज के मैच में किस टीम का पलड़ा भारी देख रहे हैं? और हम देख रहे हैं कि लाहौर कलंदर्स की टीम जो है वो तो डेविड विज़े को भी काफ़ी हद तक उनकी कमी भी महसूस करेगी। पलड़ा किसका भारी देख रहे हैं आप? कौन सी टीम जीतती हुई नजर आएगी?
कल नया कॉम्बिनेशन है, नई जगह है, नया जो है वो माहौल बन गया है। अब आप देखें अब तक के जो साइड मैचेस हुए, कल साइड मैच में पेशावर ज़ल्मी की टीम 73 रन बनाकर आउट हो गई, जस्ट ओनली ऑन 73। इससे पहले कोयटा ग्लैडिएटर्स ने सिर्फ 132 रन किए थे, उन्होंने मुल्तान सुल्तान को 100 पे आउट कर लिया था। तो 2 स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर अब तक जो देखे गए, और अब क्या होता है क्या नहीं होता अभी इस वक्त प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जो टीम जितनी जल्दी अपना कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो जाएगी, और कॉम्बिनेशन में के लिए कम से कम 1-2 मैचेस जरूर दरकार हो जाएगी एटलीस्ट। ठीक है नसीम राजपूत साहब, हसन अली का कमबैक हम तो बहुत तारीफ कर रहे थे, आईसीसी ने भी अभी शामिल कर लिया है, और उम्मीद भी मुझे तो यही है कि जो परफॉर्मेंसेज हम बाकी दोनों की देखें, श्रीलंकन प्लेयर की देखें या फिर बांग्लादेशी प्लेयर की देखें, तो वो प्लेयर ऑफ द मंथ हो सकते हैं। कितना मोराल हाई होता है जब इस तरह से नामजदगियाँ हो रही होती हैं, जब आपको कोई थपकी दे रहा होता है कि भाई तुम तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। देखिए हसन जब से आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के बेहतरीन बॉलर बने जो हम देखते थे। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इतनी ज्यादा जान लगा दी थी कि जिसकी वजह से बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी, और यह हसन का ही अपना जिगर था, दिल गुर्दा था, जो वहां से कम बैक करके और जितनी मेहनत की है हमजा, एनसीए के अंदर उस शख्स ने बहुत मेहनत की है। और देखें हसन अली, आप सारे बॉलर इस वक्त पाकिस्तान के उठा के देख लें, हमारे जो बॉलर्स के अंदर एग्रेशन हुआ करता था, जो हम देखते थे कि आंखों में आके डाल के देखना, चैलेंज देना, वेरिएशन दिखाई देती थी, एग्रेशन खत्म हो गया हमारे बॉलर्स में से। जैसे वसीम, वकार, शुएब अख्तर, इनका जो एग्रेशन हुआ करता था वो सीखने से ताल्लुक रखता था, अब सिर्फ एग्रेशन रह गया। हसन अली के अंदर अगर देखें जो एक सच्चा एग्रेशन दिखाई देता है, बाकी जैसे एग्रेशन तो सभी दिखाते हैं, हारिस रऊफ भी दिखाते हैं, तो हसनैन भी दिखाते हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी भी दिखाते हैं, लेकिन वो जो एक एग्रेशन फास्ट बॉलर के ऊपर सूट करता है, हालांकि ना हाइट में वो वसीम जितने ना वकार जितने, लेकिन आंखों से, चेहरे से, अंदाज से कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन लाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हसन जबरदस्त प्रोस्पेक्ट है, खासकर देखें आप फास्ट बॉलिंग के अंदर वो जिस तरह की वेरिएशन दरकार होती है, हसन बहुत कमाल रखते हैं। और मेरे ख्याल में हसन ले जाएंगे, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस देकर आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में या उसके बाद जिम्बाब्वे में, जबरदस्त खेल के आ रहे हैं हसन। मुझे लगता है कि वो ले जाएंगे बिल्कुल प्लेयर ऑफ द मंथ। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नसीम राजपूत साहब, ये भी बताइएगा कि हम अगर हसन अली को देखें ना, तो हम पेस के ऊपर से अपने फास्ट बॉलर्स को लेके थोड़ा सा परेशान है। अगर हम ऐसे ही देखते रहे, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेस को, स्पीड को देखते हुए क्या हसन को कुछ मुश्किलात आएंगी, आप देखते हैं फ्यूचर में जाके अपने करियर में? देखिए बहुत सारे बॉलर्स ने बहुत ज्यादा पेस नहीं था, आसिफ ने जितने आउट किए हैं वो बगैर पेस के आउट किए हैं, जगह पे गेंद किया करते थे। हसन की भी यही क्वालिटी है, और हसन का भी गेंद वो एक तेज गेंद करते हैं, थोड़ा सा स्लो करके जो उनका थोड़ा डिसीव करता है या अंदर आता है बाहर जाता है, वो बहुत ही खतरनाक किस्म का गेंद होता है। अब हमने ज्यादा बॉलर्स देखे, ग्लेन मैकग्रा थे, वो बहुत तेज नहीं करते थे, लेकिन वो ब्रैकेट से ज्यादा इफेक्टिव थे। आसिफ की जो बॉलिंग थी वो जबरदस्त किस्म की। तो हसन अली यार, मैंने जितना देखा हसन को, अभी आपको याद होगा साउथ अफ्रीका की टीम जब पाकिस्तान के टूर पे आई हुई थी, वो टेस्ट मैच जीतने जा रही थी, आखिरी दिन ऐसा लगता था, लेकिन हसन ने जहाँ पे स्पेल किया था, देखिए हमारे पास ऐसे बॉलर बहुत कम रह गए कि 5 आउट करें या फिर वो कोई एक स्पेल के अंदर मैच को बदले। हसन को मैंने देखा था बड़े अरसे के बाद उन्होंने अपने स्पेल से मैच को बदला था, तो अल्लाह करे हसन फिट रहे जनाब। हाँ जी इंशाल्लाह। नसीम राजपूत साहब ये भी बात करें थे, जिस तरह से फवाद चौधरी की जानिब से कहा जा रहा है कि जो पाक इंग्लैंड सीरीज होगी वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट जो हैं वो नहीं देख पाएंगे, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है कि भारतीय उनके पास है ये तमाम कॉन्ट्रैक्ट और हम उनसे मुआहिदा नहीं कर सकते, किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? ईशान, मुझे इस बात का कहीं ना कहीं एक शौक जरूर है, इसलिए शौक है कि जब सीरीज में 25 दिन रह गए, 22 दिन रह गए, जब आपको ख्याल आ रहा है कि हम नहीं दिखा सकते, ये तो आज तो राइट्स नहीं दिए थे भारत ने, आपने क्या एफर्ट किए, आपने क्या कोशिश की? देखें ये तमाम कोशिशें तो पहले से हो जानी चाहिए थी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है, आज तक कई लोगों ने राइट्स उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसका हिस्सा रहे। इस दफा हम कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कल मेरे शो में फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी साहब थे,
नजम सेठी साहब ने ये सजेशन दी कि देखिए ये इतना संगीन मामला है कि अगर आपने इस वक्त इसको हल नहीं किया तो ये आगे बहुत सर चढ़ के बोलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि इस सिलसिले में प्रॉपर तौर पे चैलेंज करे इस मामले को और केस करे। और इस केस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ताकत दिखाई देती है, इसलिए दिखाई देती है कि आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। पाकिस्तान जिस तरह की क्रेजी कौम है, उन्हें मैच देखने को जरूर मिलना चाहिए। कई सारे ऐसे जवाब हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बना के अपने केस को पेश करना चाहिए। आज नहीं किया तो ना हम वर्ल्ड T20 देख पाएंगे, क्योंकि साउथ एशिया में तो सारे राइट्स उन्होंने ही उठा लिए। तो हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे पास शहर के लोगों को तो बहुत सारे ऑप्शन है, दीगर चैनल्स भी आते हैं। इतना बड़ा देही इलाका जाते हैं, वहाँ तो सिर्फ PTV आता है। उस लिहाज से अगर देखें तो फिर बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे नसीम राजपूत साहब, आप समझते हैं, वैसे मैं भी बहुत परेशान था, लोग बहुत परेशान थे कि अब हम सीरीज को कैसे देखेंगे, कुछ तो पता लग ही जाएगा, लेकिन हमें ECB से अब बात करनी चाहिए कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है कुछ ऐसा रास्ता निकाले कि उनसे हम कुछ राइट्स ले सकें। कुछ ऐसा हो सकता है? फवाद चौधरी साहब ने ये बात तो जरूर कही है, लेकिन ECB क्या करेगा? आप मुझे बताएं कि एक कंपनी है जिसने राइट्स उठाए हुए और वो क्रिकेट नहीं खेलती, उसका ICC से कोई ताल्लुक नहीं है, वो बाहर से आई है जिसने राइट्स उठाए हुए। अगर कोई मामला क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान होता, कोई क्रिकेट का इशू होता, तो उस सूरत में तो हम मान लेते हैं कि ECB कोई रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान को अपना केस पुट करना पड़ेगा और एक हमदर्दाना केस पेश करना पड़ेगा। अब देखिए, PTV हो या और भी स्पोर्ट्स चैनल है, इन्हें कहीं ना कहीं जो है वो, जब हम माजी में भी होता था, हम तो नहीं उठाते थे इंटरनेशनल राइट्स, या तो कोई स्पोर्ट्स चैनल दूसरा उठाता था, कभी टाइम स्पोर्ट्स उठा रहा है तो कभी स्टार उठा रहा है, हम उसके साथ मर्ज हुआ करते थे। दुरुस्त है। तो हम वो भी मर्ज नहीं हुए। कहने का मकसद है कि या तो हमें उन्होंने लिफ्ट नहीं कराई, स्टार ने और एशिया ने, कि हमने कोशिश की होगी, या फिर हम बैठे रह गए। अरे इतने बड़े बड़े दावे कर रहे थे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, 200 मिलियन का मुआहदा हो गया जी केबल पे, और 300 मिलियन का मुआहदा हो गया जी उनसे। अरे भाई, अगर वो इतने बड़े बड़े मुआहदे कर रहे हैं तो क्या राइट्स नहीं ले सकते थे? बिल्कुल ठीक है नसीम राजपूत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, और बात वाकई ये है कि हम कुछ ऐसा करने में कामयाबी नहीं हो सके। हम वीडियोस रिकॉर्ड करते रहे, खिलाड़ियों को कॉल करने की, लेकिन चलें, PSL का आज मैच है, उम्मीद करते हैं कि जो बेहतरीन टीम होगी वही जीतेगी और बेहतरीन लीग हमें देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।